सा दिखाता हूँ मैं कैसे बैठता हूँ। हाँ, मेरा सेटअप दिखाता हूँ सर, थोड़ा सा कैसे बैठ। अरे भाई बहुत बढ़िया भाई। मैं इस क्या तरीके से बात बैठता है, हूँ सर। क्या बात है भाई, क्या बात है। नहीं नहीं, दो दो लैपटॉप, तीन तीन लैपटॉप, ये क्या कर रहे हो भाई तुम? यहाँ पे तो सर कैमरे चलते रहते हैं, और जब कोई वीडियो देखता हूँ और प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस इस लैपटॉप पे करता हूँ। तो कमरे से बाहर भी निकलते हो किस? नहीं, नहीं सर। अरे ऐसा मत करो भाई, हम लोग बहुत झेल चुके हैं, है ना। मस्त सेटअप है। कमरे से बाहर सर निकलता हूँ हफ्ते में 2 या 3 बार। हाँ निकलो निकलो भाई, कमरे से बाहर जरूर। चलो शुरू करते हैं, ओके डन। लास्ट टाइम हम लोग थे, आज कुछ कम लोग दिख रहे हैं, क्या सैटरडे मना रहे हैं क्या? एक सेकंड, सर्च कंसोल में कुछ और चीजें देख लेते हैं, और थोड़ा सा सर्च कंसोल हमारा स्ट्रांग हो जाए, फिर बाकी चीजें करेंगे। एक सेकंड। एक छोटी सी बात सर, जितनी हाँ कॉपी बताओ। मैंने जितनी कॉपी मैंने इन दिनों लगाई है ना, अगर मैंने 10th 12th में लगाई होती मैं पता नहीं कहाँ होता। क्या लगाइए जितनी? जितनी कॉपीज अब लगाई है आपका, अभी ये वाली तो मेन कॉपी होगी अपनी। हाँ एक एक कॉपी ये है कि मैं बाद में यूट्यूब चैनल देखता हूँ आपका, ताकि रिवाइज हो जाए, उसके हाँ, पूरे नोट्स बना रहा हूँ। और ये काम अलग कुछ आएंगे अजय नोट्स की, खाली इनको फिर बाद में कबाड़ी वाले को बेचोगे? नहीं, कबाड़ी वाले काम को आएंगे ना। काम तो आएंगे तभी बना रहा हूँ। हाँ सही है। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली यहाँ तक हम लोगों ने इंडेक्सिंग की बात कर ली थी, और यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली थी ये ओवरव्यू और परफॉर्मेंस वाले सेक्शन की। नाउ कमिंग टू द एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, इसमें कुछ चीजें बाद में जो है वो ऐड हुई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, अकॉर्डिंग टू गूगल, गूगल कहता है ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। बहुत कम बार कहीं पर भी गूगल ने ऑफिशियली कहा है कि कोई चीज डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। जनरली गूगल के डॉक्यूमेंटेशन में तुम क्या देखोगे, लिखा होगा इट डिपेंड्स ऑन दिस, कि ये रैंकिंग फैक्टर है या नहीं। पेज एक्सपीरियंस एक ऐसा, यहाँ पर आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर चीजें मिलती हैं जो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। ठीक है, तो अगर आप देखो इसमें एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, पहले मैं बता देता हूं। यहाँ पर इसमें किसी को अगर कोई आइडिया हो तो बताओ, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डज एक्सपीरियंस मींस ओवर हियर? एक्सपीरियंस का मतलब शायद ऐसे होगा कि कोई मतलब हमारे पेज पे आते हैं तो उसको क्या मतलब किस टाइप के और कितने टाइम हमारे पेज पे टिके रहते हैं, बाउंस रेट वगैरह शायद ये हाँ होगा। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस का मतलब केवल ये, पहला सही बोला था तुमने सेंटेंस। एक्सपीरियंस का मतलब केवल ये होता है कि कोई भी बंदा अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो उसको वेब पेज का एक्सपीरियंस कैसा दिख रहा है, मतलब हम्म, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये अगर आप देखो पेज एक्सपीरियंस, इसकी रिपोर्ट अभी आनी शुरू हुई है। अच्छा ये मैं दूसरी वाली वेबसाइट पे चलता, तो अभी यहाँ पर हो जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स डेवलप नहीं हुई है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाएंगी। तो ये पेज एक्सपीरियंस का जो ये है, ये दो भागों में डिवाइड है। मतलब पेज एक्सपीरियंस दो तरीकों से गूगल जज करता है। कोर वेब वाइटल्स, वो जबरदस्त चीज जो मुझे बहुत पसंद है, और शायद एसईओ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीवर्ड्स वगैरह के बाद कोर वेब वाइटल्स। और कोर वेब वाइटल्स प्लस मोबाइल यूजेबिलिटी को मिलाकर पेज एक्सपीरियंस बनता है। इन्होंने अभी गूगल सर्च कंसोल ने ये नया लेआउट किया हुआ है, जहां पर इन्होंने पेज एक्सपीरियंस को मोबाइल के बेसिस पर और डेस्कटॉप के बेसिस पर डिवाइड कर रखा है। तो अभी ये कुछ चीजों को पेज एक्सपीरियंस में, कुछ चीजों को ये मेजर करते हैं, जिनमें जो मेजर चीज है वो यही है, कोर वेब वाइटल्स और मोबाइल यूजेबिलिटी। डेस्कटॉप के बेसिस पे अभी डेटा नहीं आई है, कोई बात नहीं, बट अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके बेसिस पर यहाँ पर डेटा आ गई है। अगर मैं मोबाइल यूजेबिलिटी पे जाऊं तो वो यहाँ पर लेकर आ जाएगा और बोलेगा सारे पेजेस हमारे मोबाइल फ्रेंडली हैं। वैसे ही अगर मैं कोर वेब वाइटल्स के ऊपर आ जाऊं तो यहाँ पर भी हमें बता देगा कोर वेब वाइटल्स की रिपोर्ट में कि हमारे कितने यूआरएल्स पुअर है, कितने में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो कोर वेब वाइटल्स में आपको पहले वो इम्प्रूवमेंट्स वगैरह के चांसेस बताता है। तो हम लोग के सारे जो यूआरएल्स हैं वो नॉर्मल वाली स्टेज में हैं, इसलिए वो यहाँ पर दिखा दे रहा है। कुछ यूआरएल्स हमारे एलसीपी के इशू को सफर कर रहे हैं, तो वो एलसीपी का इशू हम लोग बताएंगे, है ना।
ये अंकित तुमने क्या भेजा है, 1 मिनट। हाँ, अभी ये तुम्हारे में गड़बड़ी है, कोर वेब वाइटल्स की रिपोर्ट में तुम्हारे गड़बड़ी है। तो अभी चलो अभी देखते हैं, इसी में ये तुमको सोल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है, और पेज एक्सपीरियंस में अभी क्योंकि ये नया चीज आई है तो हो सकता है अभी तुम्हारी डेटा ना आई हो। मोबाइल फ्रेंडली है तुम्हारे, ये 61 यूआरएल्स तुम स्कैन कर लेना, कौन से 61 यूआरएल्स हैं जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। और यहाँ पर कोर वेब वाइटल्स में तो स्थिति बहुत गड़बड़ है, मतलब यहाँ तो तुम्हें बहुत सीरियसली इसको देखने की जरूरत है अंकित, यहाँ कोई बड़ी गड़बड़ी है। इसको देखो और इसके अंदर देखो वो क्या रिपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो वो क्या रिपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, उसका ध्यान दो 1 मिनट, अभी अभी आते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं हम लोग। तो ये वाली रिपोर्ट्स अगर गड़बड़ हैं, इसका मतलब आज के टाइम में तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल एसईओ के पॉइंट को गड़बड़ कर रहे हो। तो है क्या, पेज एक्सपीरियंस एक तरीके का ओवरव्यू है इन्हीं दोनों रिपोर्ट्स का, और ये डिवाइडेड है आपका इन दो चीजों में। ये वाला सेक्शन केवल HTTP और HTTPS को मेजर करता है, हमारे सभी HTTPS में, दैट्स इट। मुझे जहां तक लगता है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, आने वाले टाइम में यहाँ पर 6-7 कैटेगरीज तुमको देखने को मिलेंगी। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसके अंदर कोर वेब वाइटल्स की बात करूं। यार सबसे पहले तो मैंने तुम लोग को एक बात बताई कि ये गूगल क्या कह रहा है, कोर वेब वाइटल्स की रिपोर्ट को जज करके गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट में दम है या नहीं। कोर वेब वाइटल से मतलब क्या समझ में आता है, कोई अर्थ करेगा कुछ? कोर वेब वाइटल से क्या मतलब समझ में आता है? कहां गए भाई सब, धुरंधर कहां गए? शांतनु, शुभांकर, शुभेंदु, कोर वेब वाइटल से क्या पता चलता है? भैया 1-1.5 साल हो गए इसको आए हुए, और आज के टाइम में तो बहुत चर्चा है कि गूगल का एल्गोरिथम डायरेक्टली इसके ऊपर काम करता है। मयूर, सर टोटल स्ट्रक्चर हुआ, उसका लेआउट हुआ, हम्म, टोटल स्ट्रक्चर हुआ, उसका तो लेआउट उसका हुआ। मतलब नहीं पूछ रहा हूं मैं, मेरे नहीं, को ये कोर केवल वेब ये वाइटल बताओ, में मतलब ये सब। कोर कोर वाइटल्स का मतलब सर क्या होता इसका है? मतलब यह है कि यूजर एक्सपीरियंस। नहीं, कोर वाइट, वो अंदर की चीज सही बता रहे हो तुम लोग। देखो, कभी कोई मेडिकल में आपके यहाँ कोई अगर एडमिट हुआ होगा ना, तो ध्यान देना, या कोई मेडिकल से रिलेट करता होगा, वो एक शब्द यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वाइटल्स। मेरे को बहुत बाद में पता चला था, एक बार मेरे ग्रैंडफादर एडमिट थे, तब मेरे को पता चला। डॉक्टर आता था, चेक करता था और मेरे से बोलता था, उमर वाइटल्स ठीक है। यू नो व्हाट आर वाइटल्स? वाइटल्स का मतलब होता है मोटी मोटी चीजें चेक कर लो, मतलब जैसे देख लिया बीपी कितना है, सब कुछ नॉर्मल, हाँ ठीक है यार, तो ये ठीक है, इनको घर ले जाओ। तो दैट इज द वाइटल्स। तो इन्होंने कहा, गूगल ने कहा, देखो भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारी वेबसाइट की सारी चीजें चेक करेंगे। 4-6 चीजें हमने उठा ली हैं, अगर ये ठीक है तो हम मान के चलेंगे कि तुम्हारी वेबसाइट की कंडीशन ठीक है। तो बारीकियों पे तो बाद में जाना है अपने को। जो इतनी मैंने तुम लोगों को कहानी बताई है ना शुरुआत से एसईओ में, कीवर्ड रिसर्च, पेजेस का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें जब प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करते हो तब जरूरी होती है। बट अगर पहले से ही प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क है ना, तो तुम्हें ये कोर वेब वाइटल्स रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो डायरेक्टली रैंकिंग को इफेक्ट करती है। और इसका मैं तुम लोगों को 1 मिनट, कहीं अगर मेरे को डॉक्यूमेंटेशन दिख जाए तो वो जरूर मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। यही है ना, हाँ ये देखो क्या लिखा हुआ है। It provides a summary of the user experience of the visitors to your site. Google evaluates page experience metrics for individual URLs on your site, and क्या लिखा हुआ है, and use them as a ranking signal. कहीं मेरे को दिखा दो गूगल के किसी और डॉक्यूमेंटेशन में इतना क्लियर लिखा हो, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इसको एज अ रैंकिंग सिग्नल की तरीके से लेता है। अब कोर वेब वाइटल्स में वो 3 मेजर चीजों को कंसीडर करता है। जैसे मैंने बताया, बंदा आया, देख चेक किया, यार बीपी ठीक है, हाँ ठीक है, हार्ट बीट ठीक है, वो सब चीजें उसने चेक करी, कहा ठीक है। तो अपनी हेल्थ की टेक्निक, 1 सेकंड, मेरी वॉइस आ रही है?
हाँ जी सर, आ रही है। हाँ सर आ रही है। ये क्या चक्कर हुआ? Why it is saying Zoom has been signed out? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर इससे, आई थिंक मिनिमाइज क्यों कर। ऐसा क्यों बोलता है? अभी जूम ने मेरे पे नोटिफिकेशन लिख के आया ना कि यू आर साइंड आउट फ्रॉम जूम। ये एप्लीकेशन से होगा क्योंकि आपने स्टार्ट करते टाइम तो वेब से किया है ना सीधा, तो हो सकता है एप्लीकेशन लॉगिन ना हुई हो। हाँ कुछ भी हो सकता है। चलो हम्म। ठीक है, नहीं एप्लीकेशन से ही किया, ये एप्लीकेशन। एनीवे चलो कोई बात नहीं, कैंसिल छोड़ते हैं इसको। तो कोर वेब वाइटल्स में हमारी 3-4 चीजें मेन आती हैं। अगर हमने उसके ऊपर काम कर लिया तो हमारा जो कोर वेब वाइटल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। तो आ जाते हैं जैसे कोर वेब वाइटल्स के ऊपर। तो कोर वेब वाइटल्स में जब मैं ओपन करूंगा रिपोर्ट, तो आप देखोगे इतने सारे जो हमारे यूआरएल्स है ना, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। इसी टाइप का एरर अंकित में भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो नीड्स इंप्रूवमेंट वाले कोई यूआरएल नहीं है, गुड वाले कोई यूआरएल नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे यूआरएल हैं जो जिनमें अभी कंडीशंस ठीक नहीं है। बट देख लेते हैं हम लोग कि कहां पर है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये जो इशू है वो एलसीपी का इशू है। एक मिनट, पहले तो सारे इशू तुम लोगों को दिखा दूं मैं, इसमें है क्या। एक मिनट, कोर वेब वाइटल्स के डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ। कोर वेब वाइटल्स में क्या क्या चीजें होती है वो एक्सप्लेन जब तक नहीं होगा तब तक। हाँ यहाँ आ जाओ। देखो कोर वेब वाइटल्स जो है वो बेसिकली इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ, इन 3 चीजों से। गूगल क्या करता है, इन 3 चीजों को आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टडी करेगा। और कोर वेब वाइटल यूआरएल वाइज होता है। यूआरएल वाइज मतलब पेज वाइज, वो हर पेज के इन सब चीजों को स्टडी करता है। पेज 1 पेज 2 ऐसे जितने भी पेजेस हैं सब पे स्टडी करेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज एलसीपी, जिसको लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट बोलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या मेजर करता है कि जैसे तुम्हारी वेबसाइट है, तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जो सबसे बड़ी इमेज है उसको 100% लोड होने में ब्राउजर में कितना टाइम लगता है, दैट इज एलसीपी। तो अगर अब इससे देखो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ये जो बोल रहे हैं जो आपका एलसीपी है वो अगर आपका 2.45 सेकंड से कम है तब तो अच्छी बात है। अगर 4 सेकंड से ज्यादा है, 4 सेकंड तक है, तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, चांसेस है कि इम्प्रूव कर सकते हो तुम। मतलब यहाँ पर जो मुद्दा है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट वाला, इससे तुम समझ गए कि ये जनरली किस लिए होता है, ताकि आपके पास जो बड़ी बड़ी इमेजेस वगैरह होती है ना, तो वो उसके लिए होता है ना। तो ये चीज है। तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। तो आपको क्या देखना है, आपको इस मार्जिन में रहना है, ठीक है। और ये सब आप डेवलपर से करा सकते हो, आप खुद नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि ये वेबसाइट की टेक्निकल पॉइंट से रिलेटेड है, तो डेवलपर से आप लोग कराओ, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो FID, दैट इज फर्स्ट इनपुट डिले। अब फर्स्ट इनपुट डिले क्या बताता है? फर्स्ट इनपुट डिले बताता है जैसे आपकी वेबसाइट से कोई इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई क्लिक करता है आपकी वेबसाइट के किसी भी लिंक के ऊपर, तो उस लिंक का सर्वर से रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगता है। तो ये क्या बता रहा है, ये एलसीपी बताता है आपकी वेबसाइट की जो कंटेंट एक्सेसिबिलिटी है, कंटेंट एक्सेसिबिलिटी है और जो स्पीड है, इन सब चीजों को मेजर कर लेता है कि अगर ये ठीक है तो बाकी चीजें भी ठीक होंगी। ओके, अच्छी बात है, आपकी वेबसाइट का टेक्निकल एस्पेक्ट ठीक है। FID में वो बोलता है 100 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक सर्वर रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस पर होता है, ठीक है। और ये 300 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। 300 मिली सेकेंड या उससे कम होगा तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब 101 से 300 के बीच में होगा। और पुअर कब होगा? जब आपका 300 से ज्यादा होगा। जब पुअर होगा उस केस में आपका 300 से ज्यादा होगा। तो यहाँ तो आपको वो करना ही है ना। तो पता नहीं अंकित तुम्हारे में कौन सा वाला एरर है, उसको चेक करो। यूआरएल के FID का आगे क्या मतलब लिखा, आपने क्या बताया सर? FID जो है URL, FID का मीनिंग क्या हुआ जेना? सर? FID जो है उसका मतलब क्या है URL में, या समझा नहीं मैंने। देखो
उसका मतलब ये, जैसे हमारे पास ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट। अब अगर मैं इस वेबसाइट के किसी भी, जैसे ये वाला लिंक है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सर्वर से मेरा पेज लोड होने में कितना टाइम लगता है, फर्स्ट इनपुट डिले, ये टाइम, हमारी वेबसाइट को लोड होने में कितना टाइम लगता है, ये टाइम, ये सारे जो टाइम है दे कम्स अंडर दिस FID, जो हमारा Okay. फर्स्ट इनपुट डिले। अच्छा, यहाँ डेफिनेशन भी तो लिखी है नीचे, देखो, द टाइम फ्रॉम व्हेन अ यूजर इंटरैक्ट्स विद योर पेज to the time when the browser responds to that interaction। तो क्लिक मारा, ब्राउजर कितनी देर में उसको ओपन कर रहा है, दिस इज द थिंग। ये किससे मेजर होगी, अगर ये गड़बड़ है तो गड़बड़ी कहाँ है, बताओ ये ना, अगर ये गड़बड़ है तो गड़बड़ी कहाँ है, FID अगर पुअर है तो गड़बड़ी कहाँ है? सर सर्वर साइड में गड़बड़ हो सकता है, होस्टिंग स्पीड में। होस्टिंग प्रॉब्लम सर। हाँ, होस्टिंग, वही सर्वर होस्टिंग आपकी कमजोर हो सकती, या वो इमेज बहुत हैवी हो, बहुत हैवी। अच्छा, ये थोड़े ओवरलैप करते हैं। जैसे लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज का मतलब होता है वो रिसोर्स तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जो सबसे भारी है, वो वीडियो भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है, वो कितना लोड होने में टाइम ले रही है, वो एक चीज हो गई। उसके अलावा जो ये वाली चीज तुम देख रहे हो ना, FID, फर्स्ट इनपुट डिले, ये बताता है सर्वर से रिस्पॉन्स कितना आ रहा है। ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक सबसे बड़ी इमेज ले लेता है और कहता है कि यार अगर वेबसाइट के ऊपर कोई सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, तो उसको लोड होने में 2.5 सेकंड से कम नहीं लगना, 2.5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये सारी जो जितनी भी समस्याएं हैं, इन सब का सॉल्यूशन आपके डेवलपर के पास होगा। ज्यादातर समस्या, जैसे LCP की समस्या आ रही है तो इमेज का साइज बहुत ज्यादा है या वीडियो का साइज बहुत ज्यादा है, FID की समस्या आ रही है तो सर्वर की प्रॉब्लम है, या उस पर्टिकुलर पेज को तुमने बहुत हैवी बना दिया है, ये प्रॉब्लम है। CLS जो होता है, दैट इज क्यूमुलेटिव, जो हमारा लेआउट शिफ्ट होता है, ठीक है। ये अगर आप देखो तो इसका मतलब होता है, यहां पर अगर पहले मैं डेफिनेशन पढ़ूं, लेआउट शिफ्ट स्कोर फॉर एवरी अनएक्सपेक्टेड लेआउट शिफ्ट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ अ पेज। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें 0.1 से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, 0.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, एक पेज के ऊपर, जो मैंने तुम लोगों को उस दिन बताया था कि लेआउट शिफ्ट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेआउट शिफ्ट जो है उसको इनकरेज कर देते। एक मिनट, कोई एंटर हो रहा है शायद। लेआउट शिफ्ट, तो लेआउट शिफ्ट की भी इशू बहुत ज्यादा आती है। जैसे तुमने पेज बनाया, अब पता चला यहाँ पर कोई क्लिक कर रहा है तो ये इधर हिल जाता है ना, यहाँ पर क्लिक करने जा रहा है तो यहाँ पर हिल जाता है। बहुत ज्यादा पॉपअप्स आ रहे हैं, पॉपअप्स भी SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं, पॉपअप मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम्हारे पॉपअप अच्छे हैं, इसीलिए पॉपअप हम वहां लगाते हैं जहां हम लैंडिंग पेज बनाते हैं, वहां पॉपअप लगाते हैं जहां हम लीड वगैरह कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि पॉपअप्स में क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होता है। तो अगर आप एड्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजी बना रहे हो तब तो पॉपअप ठीक है, बट SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पॉपअप को अवॉइड करना चाहिए, या तो फिर आपकी वेबसाइट इतनी ज्यादा पॉपुलर हो, पावरफुल हो गई हो पहले से, तब फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप पॉपअप लगा सकते हो, क्योंकि फिर तो बैलेंस हो जाती है, क्योंकि वेबसाइट पुरानी हो जाती है। बट यहाँ पर ये तीन चीजें हैं, अब इन तीनों ही चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर नीचे आओ तो एवरेज LCP, मतलब वही जो हमारा लार्जेस्ट कंटेंटफुल वाला है, वो पूरी वेबसाइट के लिए कितना है। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट की डेफिनेशन और देख लो, द स्कोर इज 0 to any पॉजिटिव नंबर, मतलब अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपका जो स्कोर होगा वो 0 होगा, मतलब 0 पे आप अच्छा कर रहे हो, तभी तो 0.1 पे आप बुरा कर रहे हो, और 0.25 पे आप और बुरा कर रहे हो, और 0.25 पे यहाँ पर आप उससे ज्यादा हो रहा है तो और बुरा कर रहे हो। तो मतलब क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट जितना कम होगा उतना अच्छा है, यही यहाँ लिखा हुआ है। इफ इट इज 0, it is any positive number, where 0 means no shifting, and the larger the number, the more the layout shift. This is important because having pages element shift while a user is trying to interact with is a bad user experience. मतलब pages in the hill, right? It's a bad. If you can't seem to find the reason for a high value, try interacting with your page to see how that affects the score. अब समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या जो CLS में आती है वो ये होती है, यार वो तुमको केवल एरर बता देगा कि मेरे को CLS लग रहा है, वो ये नहीं बताया कि कौन सा एलिमेंट CLS है। तो ये फिर तुम्हें अपनी तरफ से मेहनत करके वो ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करना है तुम्हें मोबाइल पे,
क्योंकि CLS का जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो मोबाइल पे होता है। तो ये तीनों चीजें हमारे ये वाले एक्सपीरियंस को कैटर करती है, जो हमारा कोर वेब वाइटल। ठीक है, एक मिनट, ये तो वैलिडेट फिक्सेस है, इनकी नहीं जरूरत है, इसको मैं क्लोज कर दूं। ठीक है, एक सर हाँ। सर वो पॉपअप वाला एक बार फिर से बताएंगे क्या? पॉपअप वाला जो बताया आपने। मतलब मैंने बताया कि जो पॉपअप होता है शुभेंदु, वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल को नहीं लगता है कि ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आप दे रहे हो। उसको लगता है क्योंकि आप पॉपअप से कुछ ब्लॉक करना चाहते हो, या यूजर को आप कुछ नोटिफिकेशन भेज रहे हो, या कुछ इस टाइप की आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो गूगल के अकॉर्डिंग पॉपअप्स आर नॉट गुड। जैसे कि ये नीचे से आ जाता है ना, क्विक कनेक्ट या फिर उस टाइप के चैटबॉट वगैरह होता है अपना वेबसाइट में, वो हाँ, सबको बहुत पॉपअप सारे कंसीडर लोग कुछ करते भी हैं। पॉपअप लेके आ जाते हैं ना वेबसाइट पे, तो वो एक तरीके से कितना भी अच्छा पॉपअप क्यों ना हो, वो एक तरीके से यूजर को एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता है। गूगल उसको अच्छा नहीं मानता है। एड चला रहे हो उस पेज के ऊपर, खूब पॉपअप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता है। सर ये थैंक यू पेज को अगर पॉपअप रखें तो, अगर जैसे किसी ने फॉर्म फिल कर दिया है, थैंक यू पेज को पॉपअप नहीं रखना है, कभी नहीं रखना है शुभेंदु, वो तो बहुत बड़ी गलती है। थैंक यू पेज को आप दो चीजें रख सकते हो, या तो एजेक्स से वहीं पर मैसेज डिस्प्ले करा दो, जो फॉर्म तुम लोग बहुत सारे देखते होगे उसमें वहीं पर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है नीचे, ये एक अच्छा सिग्नल है। या थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करो, इन दो के अलावा तीसरा काम नहीं करना है ना। मैक्सिमम पॉपअप तो लगाना ही नहीं है शुभेंदु, थैंक यू में पॉपअप क्यों लगाओगे, और पॉपअप लगाओगे तो ट्रैक कैसे करोगे, मेरे को बताओ जरा। सर वही दिक्कत है, मतलब कि बहुत सारी मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ एंड उसके जो कॉम्पिटिटर्स है सबने पॉपअप लगाया हुआ है थैंक यू पेजेस पे, मतलब कि जितने नहीं भी नहीं, बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी, ट्रैक कर ही नहीं पाओगे कभी भी एनालिटिक्स में। सही ट्रैक देखो, ट्रैकिंग क्या होती है शुभेंदु, या तो थैंक यू पेज हो तो पेज यूआरएल तुमको दिख जाएगा /थैंक यू, लोगों ने थैंक यू पे विजिट किया। या अगर मैसेज कोई डिस्प्ले होता है फॉर्म के नीचे, देखा होगा तुमने, फॉर्म के नीचे कई बार मैसेज डिस्प्ले होता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग, वो सबसे अच्छा माना जाता है। बट उसमें क्या है, मतलब तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ना, मुझे आई थिंक सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शायद तुमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे मैं स्कॉलरशिप टेस्ट पे आता, यहाँ पर तो नहीं करते हैं, इस पे थैंक यू पेज लगा है, ये जो आप अपटाउन स्काइला की वेबसाइट देखोगे, इसके ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जब फॉर्म भरेगा ना तो ये रिडायरेक्ट करेगा एक थैंक यू पेज के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, ये थैंक यू पेज, ये देखो थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग, तो ये थैंक यू पेज है। ये क्योंकि यूआरएल इसमें जनरेट होता है, तो हम लोगों के लिए ट्रैकिंग बड़ी आसान हो जाती है कि कन्वर्जन क्या है, ये यूआरएल पे विजिट जो है वो कन्वर्जन है। कई बार क्या होता है कि आपका ये जो यहाँ पर फॉर्म होता है, इसमें यहीं पर नीचे ही लिख कर आ जाता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग, यहीं पर वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहीं पर जैसे बंदा भर रहा है, फॉर्म भर रहा है, और वो बाकी के भी काम करता रह सकता है, अपना स्क्रॉल कर सकता है, क्योंकि वहीं पे मैसेज आ गया, बात खत्म हो गई। जब थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है ना, तो यूजर एक दूसरी जगह चला जाता है, फिर उसको बैक करके वापस आना पड़ता है। तो लॉजिकली ये माना जाता है कि अगर आप एजेक्स के थ्रू, डेवलपर वाली लैंग्वेज है उसको इग्नोर करो, बट अगर आप एजेक्स के थ्रू यहाँ पर डिस्प्ले कराते हो मैसेज, जो कि अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हो, डब्ल्यूपी फॉर्म हो चाहे एलिमेंटर का फॉर्म, वो दोनों ही फॉर्म्स इसी टाइप से सबमिशन करते हैं। ठीक है, दोनों ही फॉर्म्स एजेक्स पे यहीं पे, वो सबसे अच्छा तरीका है। पॉपअप तो हर तरीके से गलत है, उसको चेंज करवाओ शुभेंदु अगर हो सकता है। सर वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब फॉरेन के ही हैं पूरे जो टीम है। सेकंड चीज है क्या सर, इस पर जीटीएम के थ्रू कहीं इवेंट वगैरह का कुछ रहता है? सर मैंने वीडियोस देखे हैं। ट्रैक तो मतलब तुम कह रहे हो कि क्या वो ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ सर अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बट ट्रैकिंग कैसे करूंगा मैं, वही बहुत मैं ज्यादा प्रॉब्लम थैंक यू आएगी, पेज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो कर ही नहीं पा रहा हूँ सर, उसमें मैं कोशिश भी नहीं हो की अब पाएगा। तक। तो तुम उसको चेंज क्यों नहीं करवा रहे हो, आप उनको भेजो ना ये क्लॉज। सर बोला तो था, मगर अब क्या है ना, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि एक्चुअली इसको बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज का अभी आपने बोला तो मैं कल उनको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मुझे ये इशू आएगा, बट मैं आप पहले उनसे बोलो कॉन्फिडेंट नहीं ये था। दोनों
नहीं, लेकिन थैंक यू पेज में कोई शुभेंदु इशू नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो खेल है, मजा मतलब वो नॉर्मल सी चीज है यार, कि अगर कोई इस पे इस इंफॉर्मेशन को भरने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करे तो उसको एक नया पेज थैंक यू बन गया, उस पर रिडायरेक्ट कर देना है, बट दैट्स इट। और वहां से चाहो तो उस, मैं बता दूं पहले, वहां से चाहो तो उस पेज से 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड नहीं, 3 सेकंड के बाद लगा सकते हो कि वापस वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, मतलब ताकि यूजर को बैक ना करना पड़े। हाँ सर, मैं अभी जो है, अभी तो मैंने वो थैंक यू पेज जो हमारा है उसमें मैं कर लेता हूँ, बट ये जो अभी नया बन रहा है तो उसमें दिक्कत ये है कि इन लोगों ने पॉपअप लगा के रखा है, और उनको उनको उन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि दूसरे जो कॉम्पिटिटर है, बड़े बड़े बहुत हाई लेवल के कॉम्पिटिटर है, वो उन लोगों ने भी सर वही किया हुआ है, एंड वो चाहते हैं कि उनके साथ वो कॉम्पीट करें। एंड मेरे बोलने से बोल तो दूंगा, बट मेरे को नहीं लगता कि ये लोग चेंज करेंगे, तो सर देखते हैं, अगर मैं ट्राई करता हूँ एक बार बोलने नहीं की। करेंगे तो फिर चैलेंज जरूर आएगा शुभेंदु, ट्रैक करने में सेटअप तो हो जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो डीटीएम से सेटअप ना हो, सेटअप हो जाएगी, बट इट्स नॉट अ फेयर थिंग। अगर जीटीएम से सेटअप कर दोगे तो फेसबुक में समस्या आएगी, फेसबुक में सॉल्व हो जाएगी तो गूगल में आएगी, गूगल में सॉल्व हो जाएगी तो कोरा में, लिंक्डइन में, कहीं ना कहीं फंसोगे जहां ट्रैकिंग की बात होगी, है ना। तो और जीएफ4 अब तो आ गया है तो और थोड़ी सी समस्या रहती है, मतलब कुल मिला के ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आएगी, उतना स्मूथ नहीं होगी जितना उन दोनों मेथड से हो जाती है, ये मेन चीज है। ओके। सर वो वाला लिंक आप थोड़ा प्लीज शेयर कर दीजिएगा जो गूगल का अपने खुल के दिखा रहे थे ना। अरे यार शुभांकर, कौन सा वाला? सर वो जहाँ परफॉर्मेंस रिपोर्ट? LCP FID वाला ये कोर वेब वाइटल वाला। गूगल गूगल का जो कोर वेब पेज वाला। एक्सपीरियंस वाला? हाँ 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 तो ये तो तुम ढूंढ लेते, ये हो गया यही वाला ना? हाँ सर, हाँ सर। ये लो, ये रीड कर डालना है, बहुत अच्छा कंटेंट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अंकित क्या एरर लिख के आ रहा है उसमें, एरर बताओ। सर, एक बार इसको जो भी एक वेबसाइट को लेके आपका जो पेज स्पीड है ना, गूगल वाला पेज इनसाइट, उसमें एक बार चेक कीजिए सर, स्पीड कैसा क्या आ रहा है। इस वाली वेबसाइट को? किसी किसी का भी सर, क्योंकि सर अभी 1 वीक से मैं टोटल निकाल ही नहीं पा रहा हूँ सर, वो दिख ही नहीं रहा है, मे भी क्या अपडेट इन लोगों ने किया है, कभी मोबाइल का दिखता है तो कभी डेस्कटॉप का नहीं दिखता है, ऐसा हो रहा है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे सब में में ये ऐसे। प्रॉब्लम आ रही थी ना? सर वो दूसरा था सर, अब तो सब में आ रही है। हैं, एक मिनट, मैं इसमें ओपन करता हूँ। तभी इसको सर कंप्लेन कैसे करें, मैं अगर कंप्लेन करना चाहें तो। एक मिनट, हाँ जी सर, ऐसे ही आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा सा वो कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ये चेंज हाँ सर। करेंगे ना, मे बी उसकी वजह से आ रहा है। सर ये 1 मंथ हो गया है सर, ये अपडेट हो गया था, डेवलपर ने अपडेट किया, बट क्या है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ आ ही नहीं रहा आउटपुट। जीटी मैट्रिक्स में थोड़ा दिख जाता, बट वो उतना वैल्यूएबल नहीं है, बट उसमें क्लियर दिख जाता है सीएलएस क्योंकि वगैरह को। गूगल जीटी मैट्रिक की डेटा थोड़ी ना उठाएगा, गूगल तो हाँ अपने जी सर, पेज पे। अपना तो अपने में अभी तो उठाता जो है। मैंने इंस्पेक्ट वाला बताया था शुभेंदु, उससे फिर काम चलाओ एक बार, उसको मैं और थोड़ा सा नहीं कंफर्म सर, कर लूंगा, उसमें है सर ना। क्या सीएलएस और वो उसका पूरा डिटेल में जानने के लिए मुश्किल होता है। हाँ, इसमें तो इसमें उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है ना। जी सर। एक मिनट, मैं और लोगों से भी एक बार, और जो मेरे नोन पर्सन्स हैं एसईओ वाले एक्सपर्ट्स, उनसे भी कंसल्ट एक बार कर लूंगा कि उनका क्या रहा है, फिर मैं तुम लोगों को कल बता देता हूँ इसका पूरा सॉल्यूशन, है ना। तो एक बार इसको भी चेक करते हैं। प्रॉब्लम तो है, मैंने एक दो बार भी देखा हुआ है, बट एक मिनट।
WP प्लगइन्स की वजह से ये बता रहा है इश्यूज। एक मिनट, एक मिनट, ये वाली वेबसाइट हमारी WP प्लगइन्स पे नहीं है ना, WP पे। एक मिनट, पैच शिफ्ट्स ले लेते हैं। पैच शिफ्ट्स इज नॉट ऑन WP, देखते हैं इसको क्या बताता है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मोबाइल का बता तो रहा है, थोड़ा टाइम लगा बट इसने तो लोड कर दिया, दोनों का लोड कर दिया। और ये वेबसाइट बनी हुई है इसके ऊपर, HTML के ऊपर। तो हो सकता है WP की, जैसे ये रिकमेंड कर रहे हैं, मेरे को अभी और थोड़ा इसका निकालना पड़ेगा, लोगों से बात करके किसके किसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं और क्लियर बताऊंगा। अभी मैंने इसको रिजॉल्व नहीं किया है, बट ये वाले का तो देखो बता रहा है, सॉल्व कर रहा है। इसका जो है वो अगर आप देखो तो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट भी इसका हाई है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट इसका सही है, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, टाइम टू इंटरैक्टिव भी हाई है, स्पीड इंडेक्स भी हाई है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज भी हाई है। थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, इन्होंने बता रखा है किस किस तरीके से आप कर सकते हो। अनयूज्ड जावा स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पर है उसको आप कर सकते हो, बट देखो यहाँ पर इमेज साइज को भी इन्होंने बताया हुआ है कि एक दो इमेज ऐसी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। कुछ चीजें तो ओके होंगी, पास्ट ऑडिट 16 है ना, ये सारे अपने पास्ट ऑडिट हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी एरर्स है ना, ये तो आपका डेवलपर ही ठीक करेगा, आप नहीं कर पाओगे इसमें से, है जो बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो डेवलपर ही ठीक करेगा। बट यार ये तो चल गया, देखो ये HTML के ऊपर है, ये चल गया। और कोई वेबसाइट है क्या, जैसे उत्कर्ष जो है ना वो दूसरे उसके ऊपर है, ये भी दूसरे उसके ऊपर है। लेट्स सी ये काम कर रही है कि नहीं। मतलब ये भी हो सकता है कि जब अपडेट आया हुआ है इसका तो वर्डप्रेस का कुछ चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं। सर CLS का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी CTO बटन है, अगर उस पर क्लिक करते हैं तो वो जो शेक हो जाता है पेज, हाँ हाँ, वो कोई भी ऐसी चीज शुभेंदु जो यूजर को मतलब ऐसा लग रहा है कि यूजर के लिए गड़बड़ है, मतलब आप डिसीव करने की, धोखा देने की यूजर को कोशिश कर रहे हो, शेक हो जाए या वो हो जाए, तो वो चीजें नहीं ठीक रहती, मतलब स्टैटिक चीजें ज्यादा ठीक रहती। अब यहाँ पर देखते हैं जरा, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट यहाँ पर तो देखो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्यों हाई है, देख रहे हो, समझ गए ना क्यों हाई है, पॉपअप की वजह से, ठीक है। और पॉपअप जो है ना वो नहीं ठीक है। बट ये वाला जो उत्कर्ष का पेज है ना, ये कोई या वेबसाइट जो है ना, इसका कोई अभी यहाँ पर एसईओ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, केवल और केवल जो है वो हो रहा है, नॉर्मल एड्स वगैरह चल। ये जो एलिमेंट्स है ना, जो बहुत ज्यादा एनिमेशन वगैरह आता है, जैसे यहाँ पर मैंने होवर किया और ये राउंड हो जाए या घूमने लगे, वो भी एक अच्छी चीज नहीं होती। सर तो उत्कर्ष का दूसरा एक पेज खोलकर देखिए जहां पे ये पॉपअप नहीं है, तो उसमें भी चेक करेंगे तो ये सेम ही होगा कि दूसरा चीज होगा। देखते हैं, रुको, स्टूडेंट पोर्टल को देखते हैं। सर अभी जो आपने मारा था utkarsh.com वाला, ये पूरा डोमेन को ले रहा है या ओनली उसी पर्टिकुलर पेज को? पेज को, एक मिनट, पेज को लेता है मेजरली वो पहला, क्योंकि पेज उसका लोड करता है ना, देखा तो नहीं था सर, यहाँ पर पेज, फर्स्ट पेज हाँ वो सर, लोड कर रहा तो है। सर वो
फिर सिंगल पेज का करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपका ये जो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट है ये रेड जोन में नहीं गया, देखो है ना। इस वाले पेज की बात करें तो फेल तो हो गए हमारे कोर वेब वाइटल्स का, वो फेल हो गया, बट क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट ना ये रेड जोन में नहीं गया, ये येलो में ही रहा। और ये वाला जो है ना, ये वाला सेक्शन, ये वाला तो हमारा ठीक ही है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट इनपुट डिले ठीक हो गया, ये डिले हो गया, ये डिले हो गया, बट ये ना रेड में नहीं गया। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट लेफ्ट रेड में नहीं गया, बट इसमें क्यों क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट हो रहा है? मे बी एनिमेशन, ये पेज तो ठीक है, हो सकता है ये चैटबॉट की वजह से हो रहा है। लेट अस गो टू अनदर वन। मैं किसी और पे चलता हूँ जहाँ चैटबॉट भी ना हो। ये चैटबॉट तो लगा हुआ है यहाँ, चैटबॉट की वजह से हो रहा होगा, सभी पेजेस पे लगा होगा चैटबॉट, तो ये सभी पेजेस पे लगा हुआ है। कोई ऐसा पेज है क्या जिसपे नहीं लगा है? तो मतलब समझ गए हो गए अभी कि अलग अलग पेज, हाँ अलग अलग करना पड़ेगा फिर। मतलब अगर कोई पेज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसईओ तो अलग अलग कर रहे हो, कोई भी टूल अपने आप पूरी वेबसाइट का नहीं कर सकता, हमेशा अलग ही अलग करता है, क्योंकि वो पेजेस को करता है, पेजेस को। ठीक है, एक मिनट। ये तो सब जावा स्क्रिप्ट कौन कौन सी है ये उसको बता रहा है, कौन कौन सी जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर यूज हो रही है। खैर वो एक अलग चीज है, ये तो ट्री मैप था, जावा स्क्रिप्ट कौन कौन सी लोड हुई। बट यहाँ पर देखो ना, काफी इतनी देर तक ये ब्लैंक रहा, लोड ही नहीं किया, है ना। बट ये वाले पेज का अगर तुम मोबाइल पे देखो तो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट जो है ना, इसका नॉर्मल है मोबाइल के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर भी नॉर्मल है। ये क्या हुआ फिर स्टूडेंट, फिर गड़बड़ी क्यों हुई थी? ये शायद लोड कर रहा था क्या उस वक्त? एक मिनट फिर से करते हैं। वहां पर पॉपअप की वजह से एरर है मेरी। तो रिपोर्ट जो ना, ये पेज स्पीड इनसाइट्स जो आपको बताता है, तो पेज वाइज ही बताता है, ऐसे पूरे वेबसाइट की नहीं बताता है, पेज वाइज ही बताता है। यहाँ पर तो इसको रेड कर दिया इसने, मे बी अभी रिफ्रेश, शायद ये अभी थोड़े टाइम में फिर से अपडेट कर दे। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये थोड़ा टाइम लेता है टूल, फिर शफल कर देता है उसको, चीजों को। अभी भी ओवरऑल फेल्ड है, बट यहाँ देखो, यहाँ ये देखो थोड़ा सा इम्प्रूव दिखा रहा है, बट ये अभी शायद ठीक कर दे थोड़ी देर में। एक्सपेंडेड एक मिनट। ये समझ में आया किसी को? ये क्या है, देखा है पहले कभी? मयूर ये समझ में आया क्या है कि समझाऊं? ओवरऑल सर मतलब प्रॉपर तो नहीं समझ आया, थोड़ा बहुत पैरामीटर्स इसमें समझ में आते हैं, सारे नहीं आते हैं सर। हाँ मयूर क्या कह रहे हो? सर कुछ कुछ पैरामीटर जैसे स्पीड इंडेक्स है वो समझ आ जाता है, हाँ अपना ब्लॉकिंग टाइम है ये भी मतलब क्लियर है। बाकी जो नए पैरामीटर्स हैं जैसे अभी अभी मतलब हम ये कैलकुलेशन क्या है, ये बताओ, ये कैलकुलेशन क्या बता रही है?
मेजर ये है सर इसमें कि जो चीजों पे हम नहीं अगर काम कर सकते और नहीं इम्प्रूव कर सकते तो दूसरी क्या चीज को इम्प्रूव करके पे स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, और बताओ। बताओ भाई। एक्चुअली क्या है, ये जो अभी आपकी वैल्यूज है ना, वैल्यूज जो आपकी आई हैं उसके हिसाब से उसको एक स्कोरिंग दे रहा है। ठीक है, कि इसके हिसाब से आप, क्योंकि ये पूरे का पूरा ये बनाना, ये स्कोर की कैलकुलेशन बता रहा है कि ये 23 जो आपके नंबर आए हुए हैं ना, ये किस बेसिस पे आए। तो बहुत सारी चीजों को वो करता है ना। ठीक है, बहुत सारी चीजों को वो करता है, कैलकुलेट करता है। तो वो बता रहा है इन सब फैक्टर्स में से ये आपकी इतनी वैल्यूज थी, इन फैक्टर्स क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट 0.14 है ना, ये देखो। तो बता रहा है कि ये सब आपकी वैल्यूज हैं, इतनी वैल्यू के हिसाब से आपका मेट्रिक स्कोर ये है, जितनी आपकी वैल्यू आई हुई है उसके हिसाब से आपका मेट्रिक स्कोर 32 है। तो 32 का 10% वेट हम लेंगे। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? नहीं समझे? अरे भाई साहब, कहने का मतलब ये कि देखो, शुभेंदु समझ में आया कि नहीं, कि फिर से बताऊं? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ये तो समझ में थोड़ा आ गया, ये क्या समझ में आ गया। ये जो क्या? ये पूरे वेट, ये जितने भी हैं इनके पूरे वेटेज को लेकर टोटल काउंट करता है, पूरा ओवरऑल स्पीड बताता है कि कैसे है। नहीं नहीं नहीं, ये बता रहा है, समझो ध्यान से, ये बता रहा है 23 नंबर तुम्हारे कैसे आए। ठीक, तो मान लिया अगर तुम्हारे यहाँ पर 23 में से 23 नंबर तुम्हारे आए हैं आफ्टर 5 टेस्ट, 5 सब्जेक्ट का तुमने टेस्ट दिया, जो कि टोटल नंबर थे 100। जाहिर सी बात है 100 ही था, यहाँ देखो 100 ही तो है। 100 में से 23 नंबर आए। तो ये बता रहा है तुम्हारा 10 नंबर का मैथ का पेपर था, 20 नंबर का फिजिक्स का पेपर था, 30 नंबर का तुम्हारा इंग्लिश का पेपर था। ऐसे वो बता रहा है। तो यहाँ जो तुम देख रहे हो वो ये बता रहा है कि देखो भैया, सबसे ज्यादा जो वेटेज था ना, 30 नंबर का जो पेपर था वो ये था, टोटल ब्लॉकिंग टाइम। और टोटल ब्लॉकिंग टाइम में आपको कितने नंबर मिले? 15 नंबर मिले टोटल ब्लॉकिंग टाइम। तो 15 का 30% यहां से कैलकुलेट होके इधर आ जाएगा। टोटल ब्लॉकिंग टाइम कितना है ये? तो 15 का 30% कितना होता है? 5 ही तो होगा, इससे 5। है ना। 5 नंबर यहाँ मिल गए। अब यहाँ देखो, ये क्या है हमारा? टीटीआई है। टीटीआई में आपको कितने मिले? 11 नंबर मिले। लेकिन 11 का केवल 10% का वेटेज है इसका। तो 10% का वेटेज लेंगे तो 11 का एक ही तो आया, टीटीआई में एक ही। तो ये जो है ना, अब क्या बात समझ में आई? अब कहानी फिर से शुरू हुई कि भैया जो हमारा कोर वेब वाइटल्स हैं, इनमें वेबसाइट की टेक्निकलिटीज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेटेज किसका सबसे ज्यादा है? अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 30% का वेटेज है टीवीटी का, 25% का वेटेज है एलसीपी का, और उसके बाद 15% का वेटेज है सीएलएस का। टीटीआई टाइम टू इंटरेक्टिव का वेटेज है 10। ये लगभग एक ही जैसा होता है, टीवीटी और टीटीआई। ठीक है, और 10% है स्पीड का और 10% है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट का। ये क्या होता है? टीवीटी क्या होता है? टोटल ब्लॉकिंग टाइम। तुमने कोई पेज लोड किया, पेज लोड होने में और पेज लोड होते वक्त उसको डिस्प्ले होने में कितना टाइम लगेगा, वो ब्लॉक कब तक तुम्हें किए हुए, मतलब तुमको पेज से इंटरेक्ट कब तक नहीं होने दे रहा है, कितनी देर तक, दैट इज टोटल ब्लॉकिंग टाइम। ठीक है, स्पीड इंडेक्स तो तुम्हारी जो वेबसाइट के रेफरेंस पूरा पेज जब तक लोड नहीं हो जाता उसको मानते हैं। टाइम टू इंटरेक्टिव, कितना टाइम लगता है आपकी वेबसाइट के किसी लिंक को लोड होकर उस पर क्लिक करने तक। अगर मैं, मतलब वेबसाइट का कोई लिंक है वो कब तक एक्टिव हो जाता है ताकि आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सको, तो दैट इज टाइम टू इंटरेक्टिव। तो ये सब अलग अलग फैक्टर्स हैं जो तुम्हें यहाँ पर दिखते हैं कैलकुलेशंस में। ये कैलकुलेशंस में हमारे इस तरीके से निकल के आए। ये परफॉर्मेंस का स्कोर जो है इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, वाई योर स्कोर फ्लक्चुएट्स, एबी टेस्ट और चेंजेस इन द एड्स, इंटरनल ट्रैफिक, कोई जैसे आपके पे ज्यादा या कम कोई ट्रैफिक एकदम से आ रहा है और उस एकदम से तुम्हारी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया और उसी वक्त मैं जाकर टेस्टिंग कर रहा हूँ किसी चीज की, तो हो सकता है क्योंकि
ये जो है हमारा पेज स्पीड इनसाइट टूल, ये भी तो गूगल, ये भी तो सर्वर से ही पेज को उठा के रीड कर रहा है, तो हो सकता है उस वक्त डेटा फ्लक्चुएट हो जाए। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, जैसे इन्होंने देखा हुआ है लाइट हाउस 8 में, और शायद सेम ही होना चाहिए, बदल दिया है क्या इन्होंने एक, अच्छा इन्होंने बदल दिया। हम लोगों ने कौन से वर्जन को देखा था? अगर मैं 8 और 9 वर्जन को देखूं, ये वाले वर्जन, हाँ तो ये हम लोगों ने यही वाला वर्जन शायद देखा था, तो उसमें जो है ना वो ये सारी चीजें इस पैरामीटर पे होती। पहले क्या था, पहले देखो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का वेटेज कम था थोड़ा सा, अभी बढ़ गया। तो ये तो बहुत डीप जाने वाली बात हो गई है, ठीक है। लाइट हाउस कितना वेटेज देता है, मतलब लाइट हाउस तो टूल है ना, लाइट हाउस तो टूल है एक अंकित, ये वेटेज क्यों देगा? ये तो टूल है आपके चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये लाइट हाउस का ही टूल है। पेज स्पीड इनसाइड एक तरीके से तुम समझो लाइट हाउस का ही टूल है। तो ये मैं देख लूंगा, जो लोग भी पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या पंगा है, तो मैं एक बार ये थोड़ा सा कंफर्म कर लूंगा कि ये क्या इशू आ रहा है। वैसे इनका सपोर्ट तो बता रहा है कि वर्डप्रेस की वजह से भी इशू आ सकता है, बट मैं एक बार इसको कंफर्म करके आप लोगों को और अच्छे से बता दूंगा कि ये इशू क्यों आ रहा है ना, क्योंकि अभी मेरे को ज्यादा कंफर्म नहीं है इसका। हाँ अंकित क्या कह रहे हो? और उन्होंने, अंकित भाई ने स्क्रीनशॉट भेजे इसमें चैट में। हाँ क्यूमुलेटिव लेफ्ट, ये इसका इशू है ना, और एलसीपी का भी इशू है, मतलब वही आपकी इमेजेस वगैरह का इशू है। सीएलएस का क्यों इशू है? वेबसाइट देखो मोबाइल पे हिल रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो पॉपअप कर रहा है या हिल रहा है या कुछ एनिमेशंस लगे हैं क्या ऐसा? हाँ तो फिर उसको, या दूसरे अपने पेज को चेक करो किसमें नहीं लगे हैं, उस पेज को चेक करो उससे हो रहा है कि नहीं। सर पॉपअप आप तो जहर है भाई, पॉपअप तो बहुत जहर है। स्लाइडर बैनर तो फिर भी उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा जितना पॉपअप करेगा, तो वो देख लेना। सर आपने जो कहा कि एलसीपी एफआईडी सीएलएस, ये अगर हाँ हमने ठीक कर दिया तो क्या बाकी के जो और दिखा रहा है ये, तो ये भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मतलब थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, या फिर हाँ इसके होते ऊपर हैं, भी फिर से थोड़ा काम करना? थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है शुभेंदु, कभी कभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है इसकी वजह से, लेकिन वो तो जरूरी पहले नहीं इस है। पे काम करना पड़ेगा, पहले इस पे काम करना पड़ेगा, अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर अगेन इस पे देखना पड़ेगा, यही है ना सर? हाँ देखो जब आप डेवलपर, क्या दिखा रहे हो, वेबसाइट ही बोल दो ना मेरे को सीधे। वेबसाइट ही दे दो ना अगर दे सकते हो। मीना बाजार, अरे यार तो वही बोल देते ना कि मीना बाजार ही वेबसाइट। हाँ ये पॉपअप लगा हुआ है ना, स्लाइडर भी है, अंदर का कोई पेज उठाते हैं, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा अगर चेक करोगे तुम। यूआरएल सारे सारे बता रहे हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट में, सारे के सारे, कोई पास नहीं बता रहा है। डेवलपर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि इसमें ठीक करो जितने भी हैं। ये प्राइमरी चीज है, ये प्राइमरी चीज है। और एक और बात है, इसकी रिपोर्टिंग मैं देख रहा हूँ लगभग 1 साल से मैं देख रहा हूँ, तो रिपोर्टिंग में भी फर्क आता है, मतलब कभी आपका अच्छा दिखाने लगता है, कभी गड़बड़ दिखाने लगता है, बट क्योंकि गूगल इसको सबसे ज्यादा सीरियसली आज के टाइम में ले रहा है, तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। हाँ जय। तो सर फिर एनिमेशन क्या चीज में काउंट होगी, क्योंकि उसमें भी इसी तो में काउंट होगा अगर एनिमेशन, जैसे एनिमेशन अगर जैसे तुम्हारा पेज लोड हुआ और एनिमेशन अगर ऐसा आ रहा है कि यूजर को इंटरेक्ट नहीं करने दे रहा है स्क्रीन पे, तो उसी तो प्रॉब्लम में काउंट होगा। जैसे अगर हो सकता है वीडियो तुमने लगा दिया, वीडियो, तो वीडियो प्रॉब्लम नहीं काउंट करता है, क्योंकि वीडियो एक तरीके से, वीडियो एक लिंक होता है, लिंक एम्बेड है पेज में, कोई दिक्कत की बात। बट पॉपअप एक तरीके से क्या होता है, वो मतलब ऊपर आता है, इंटरेक्शन को रोकता है, तो वो यूजर के एक्सपीरियंस को खराब करता है। अरे यानी तुम कि यहाँ पर मैं तुम लोग को ऐसे ही दिखा देता हूँ, देखो पॉपअप्स फॉर,
सर अगर ऐसा करें पॉपअप को नीचे रखें, फर्स्ट मतलब ओपन करते ही ना दिखे और जैसे स्क्रॉल डाउन हो उसके बाद वो पॉपअप आए, तो क्या वो एक मिनट, देख लो कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि 7 टिप्स फॉर यूजिंग पॉपअप्स विदाउट हार्मिंग योर एसईओ। इसका मतलब पॉपअप्स जो है वो एसईओ को हर्ट करते हैं, बट कुछ टेक्निक अगर आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, नॉन इंटेंसिव वगैरह अगर आप यूज कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा मूव ना करें, बीच में एकदम से ना आए, साइड में रहें, तो वहां पर चांसेस नहीं उतने गड़बड़ होंगे, यूजर को इंटरेक्शन के वही होंगे, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा होगा शायद, मतलब यहाँ पर इस टाइप का कोई भी ब्लॉग देख लेना, मतलब कुल मिला के ये है कि पॉपअप्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे और ज्यादा तुम लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मैं कंफर्म कर लूंगा एक बार, जो इसमें इश्यू आ रहा है वो वर्डप्रेस की वजह से एग्जैक्टली आ रहा है या किसकी वजह से आ रहा है। तो ये कोर वेब वाइटल्स मतलब आज के टाइम में अकॉर्डिंग टू गूगल एक सीरियस वो है, ठीक है। अगर मैं मोबाइल यूजेबिलिटी पे आ जाऊं तो यहाँ आपको ज्यादातर जो है वो सही मिलेंगे यूआरएल्स। अगर मैं यहाँ जाऊं और मोबाइल फ्रेंडली पेजेस के ऊपर जाऊं तो आपको ज्यादातर जो यूआरएल्स हैं वो ठीक मिलेंगे। अच्छा एक और बात है, मैं मानता नहीं हूँ कि मतलब ये वाला इनका टेस्ट मुझे पसंद नहीं, मोबाइल फ्रेंडली वाला ये जो टेस्ट है, जैसे ये मोबाइल यूजेबिलिटी, अच्छा ये तो वहीं पर लेकर आ गया, ठीक है, बट टेस्ट जो है इनका ना, एक मिनट यहाँ पर मैं ओपन कर, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट गूगल, ठीक है, ये वाला जो इनका टेस्ट है ना, ये मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि ये कुछ बताता ही नहीं है, बस नॉर्मली आपका टेस्ट करके दे देता है, और 99% ऑफ द केसेस में बता देता है कि आपका यूआरएल मोबाइल फ्रेंडली, 99% ऑफ द केसेस। तो मुझे कभी इस वाले पे तो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि ये ज्यादातर केसेस में योर वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली बता देता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ है, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तब तो बोलेगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, अदरवाइज बहुत सारे केसेस में बता देता है मोबाइल फ्रेंडली। तो ये तो मुझे बहुत ही हार्ड इनका वो नहीं लगता है, ज्यादातर केसेस में तुम देखोगे तुम्हारा ये जो है वो ठीक तुम्हें देखने को मिलेगा, सही देखने को मिलेगा कि ये रिपोर्ट आपकी ठीक है। कोर वेब वाइटल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू ये मैनुअल एक्शंस एंड सिक्योरिटी एक्शंस, दो तरीके के एक्शंस होते हैं। देखो मैनुअल एक्शंस वो होते हैं जैसे आपका वेब पेज में कोई गड़बड़ी है, आपका कंटेंट एसईओ फ्रेंडली नहीं, आपका कंटेंट पॉलिसी फ्रेंडली नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके वेबसाइट को मैनुअल एक्शन दिया जाता है। और ये जो है ये गूगल के लोग जो है वो आपके वेबसाइट को मैनुअली ऑडिट करके पकड़ लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है वो कुछ मतलब उस टाइप का है जो स्कैम टाइप का है। अच्छा इसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है, मैं दिखाता हूँ। मैनुअल एक्शन यहीं से पढ़ लेना क्योंकि मुझे याद नहीं है। ये देखो ये जो है ना मैनुअल एक्शंस, यहाँ पर दिए होंगे बहुत सारे, ये लिस्ट ऑफ मैनुअल एक्शंस, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, देखो गूगल issues a manual action against a site when a human reviewer at Google has determined that page on the site are not compliant with Google's webmasters quality guidelines। तो ये क्यों आते हैं मैनुअल एक्शंस, बाकी चीजों को देखने की जरूरत नहीं, दीज आर द थिंग्स। किस टाइप के मैनुअल एक्शंस आपकी वेबसाइट पे हो सकते हैं, मैं इसको भी कॉपी करके लिंक डाल देता हूं। ये क्या है भाई, ये क्या है मयूर, सर ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, 3 साल से काम कर रहा हूँ इस पे मैं, तो मैं जनरल मैंने आपको एक वेबसाइट दे दी थी जब अपना स्टेटस चेक कर रहे थे उसके लिए, और कुछ नहीं। आवाज कट गई, 3 साल से काम कर रहे हो उसके बाद? हाँ सर मैंने वो जनरल स्टेटस चेक कर रहे थे तो मैंने सोचा इसको भी चेक कर लेते, बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे ही मैंने दे दिया था। ठीक है ठीक।
तो यहाँ पर ये मैनुअल एक्शंस का मैंने भेज दिया है। अगर कोई मैनुअल एक्शंस आता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैनुअल एक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज है, कोई नहीं है, ऑल थिंग ओके। सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज और मैनुअल एक्शन में फर्क ये होता है कि मैनुअल एक्शन वेबमास्टर की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं होते हैं। मतलब वो आप स्कैम कर रहे हो या गड़बड़ी कर रहे हो या खुराफाती काम कर रहे हो, सही कंटेंट नहीं है, दैट विल कम अंडर मैनुअल एक्शंस। बट सिक्योरिटी एक्शन आपकी वेबसाइट पे तब लिया जाता है जब आपकी वेबसाइट में कोई लूप होल्स होते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट में मैलिशियस कंटेंट आने की चांसेस हैं, या आपने कोई जो है बहुत ही स्क्रिप्टेड कोई चीज यूज कर ली अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में, या कोई पायरेटेड या हैक्ड आपने कोई थीम या नल्ड थीम जिसको बोलते हैं, नल्ड थीम या प्लगइन आपने यूज कर ली जो ठीक नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। तो सिक्योरिटी इश्यूज पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज वेबसाइट की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। तो ये जनरली तुम्हें दिखेंगे भी नहीं, बहुत सारे केसेस में सिक्योरिटी इश्यूज को भी नहीं गूगल सर्च कंसोल कैप्चर कर पाता है या ढूंढ पाता है। उसके बाद अगर मैं टूल्स एंड रिपोर्टिंग की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो इनके बहुत सारे, इतने टूल्स तुमको दिखते हैं बट इनके बहुत सारे टूल्स हैं। इन पे मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल टारगेटिंग की तब बात होगी जब आज HRE फ्लाइंग टैग की बात होगी। कल मैंने URL पैरामीटर्स बता ही दिया था। मैसेजेस, ये इनका नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है जो अब इन्होंने अलग कर दिया है। अगर तुम यहाँ पर जाओगे मैसेजेस पे, तो डोमेन प्रॉपर्टी, अच्छा अगर मैं इस पे आ जाऊँ, ठीक है, तो मैसेजेस वाले पे अगर तुम जाओगे इसमें, तो इन्होंने इसको अब मैसेजेस वाले सेक्शन को बहुत स्मार्ट बना दिया है। पहले तो मैसेजेस वाला सेक्शन ऐसे आता था, बट अभी जो है ना मैसेजेस वाला सेक्शन इस टाइप से हमें यहाँ पर दिखाई देता है राइट में। तो जो भी तुम्हारे कुछ एरर्स वगैरह होंगे, नोटिफिकेशंस वगैरह होंगे, दोस कम्स अंडर द मैसेजेस वाला सेक्शन। नाउ यहाँ पर वेब टूल्स हैं, और अगर लर्न मोर पे करोगे तुम्हें और भी बहुत छोटे मोटे टूल्स यहाँ पर दिखेंगे जिनकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे तुमने देखा robots.txt टेस्टर है, इसकी हम लोगों ने बात करी थी। इंटरनेशनल टारगेटिंग हो गया, एक डेटा हाइलाइटर टूल होता है, मैसेजेस होता है, क्रॉल रेट की सेटिंग का टूल होता है। अब ये काफी एडवांस चीज होती है, क्रॉल रेट सेटिंग। क्रॉल रेट सेटिंग ये बताता है कि जैसे अगर आपको लगता है कि यार मेरे पेजेस की क्रॉलिंग को मेरे को कम करना है या मेरे को ज्यादा करना है, तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्रॉल रेट की सेटिंग जो है उसको सेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इट लोवर्स गूगल क्रॉलिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट यूज इफ ओनली गूगल सीम्स टू बी ओवरलोडिंग योर साइट विद क्रॉलिंग रिक्वेस्ट। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे मतलब हमें लग रहा है कि यार बार बार गूगल क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रॉलिंग हमारी वेबसाइट की हो रही है, उतनी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि यार उतना तो मैं वेबसाइट को अपडेट ही नहीं करता हूँ, ये रोज आके क्रॉल कर रहा है, क्या मतलब है? बिना मतलब क्रॉलिंग की इतनी सारी रिक्वेस्ट डाल रहा है, मेरी वेबसाइट हल्की है, इतनी सारी रिक्वेस्ट ना डाले तो ठीक है, सर्वर की रिसोर्सेज क्यों यूज कर रहा है? तो ऐसे केसेस में आप इससे प्ले कर सकते हो। बट ऐसी नौबत आज तक मेरे केस में तो कभी नहीं आई है, हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स देखी हैं, बट ऐसी नौबत कभी नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भी कभी ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो अगर मैं क्रॉल रेट सेटिंग्स पे जाऊं तो कुछ सेटिंग से देगा तुम्हें। जैसे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट गूगल ऑप्टिमाइज माई साइट, रिकमेंडेड रहता है, मतलब जितना लगे। अगर तुम्हें कुछ प्ले करना है तो यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि मेरी क्रॉल लिमिट लो से हाई के बीच में कितनी रखनी है, इतनी। बट ये नहीं जरूरत पड़ेगी, मुझे कभी नहीं पड़ी, और हम मतलब किसी को मैंने देखा नहीं कि क्रॉल लिमिट के साथ वो प्ले करता हो। तो मैंने तो नहीं देखा कि कोई क्रॉल लिमिट के साथ प्ले कर रहा हो। तो ये कुछ टूल्स और मिल जाते हैं, बट इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। अब ये वाला जो है इनहांसमेंट वाला सेक्शन, अब इनहांसमेंट वाले सेक्शन में आप क्या देखोगे, एक सेकेंड। एक सेकंड रुकना आप लोग जरा, ठीक है, एक सेकंड रुकना।
हेलो, वॉइस आ गई सब लोगों को? ओके, हाँ सर। तो एक सेकंड। हाँ, तो तो ये जो इनहांसमेंट वाला सेक्शन देख रहे हो ना, तुम देखोगे कभी किन्हीं वेबसाइट्स में तुम्हें ये बहुत ज्यादा दिखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ देखूं लैंग्वेज काउंसिल में, तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, देखो एक ही दिख रहा है इनहांसमेंट वाला सेक्शन। वहीं पर अगर तुम दूसरी वेबसाइट पे मैं आ जाता हूँ, जैसे दूसरी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, तो तुम देखोगे कि यहाँ पर इनहांसमेंट वाला सेक्शन जो है वो तुम्हें कहीं कहीं पर ज्यादा दिख रहा है। अब ये इनहांसमेंट्स होते क्या है? देखो, इनहांसमेंट्स का मतलब होता है कि तुम गूगल सर्च में जो अपना अपीयरेंस है उसको और इनहांस करना चाहते हो, दैट इज एक्चुअली इनहांसमेंट्स। अगर आप गूगल सर्च में अपने अपीयरेंस को इनहांस करना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो, तो वो हमारा इनहांसमेंट्स होते हैं। अब इसको तुम करते कैसे हो? इसको करने के लिए तुम क्या करते हो? इनहांसमेंट्स को करने के लिए स्कीमा मार्कअप वाली चीजें वही लगाते हो। तो जो भी तुम्हारी वेबसाइट के अंदर स्कीमा डेटा डिटेक्ट होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा, और कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जैसे लेट से अगर तुम ब्रेड क्रम्स पे चलते हो, ब्रेड क्रम्ब भी एक स्कीमा टाइप होता है, ठीक है। लोगोस पे जाते हो तो लोगो याद करो, जब हम लोग वेबसाइट बना रहे थे, वेबसाइट वाला स्कीमा बनाते हो या ऑर्गेनाइजेशन वाला स्कीमा बनाते हो, तो उसमें लोगो डालते हो। तो लोगो पे अगर अब हम लोग चलते हैं पहले, क्योंकि लोगो से तुम फैमिलियर हो, तो लोगो पे चलोगे तो तुम देखोगे यहाँ पर 36 वैलिड है यूआरएल्स। तो तुम अगर किसी भी यूआरएल को ओपन करोगे, कंप्लीट है, एवरीथिंग इज फाइन है, कहीं एरर भी आता है, अभी एरर भी दिखा दूंगा। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, लोगों में, तो अगर मैं यहाँ पर हम लोग जैसे एक सेकेंड, अगर मैं इसको लर्न मोर, यहाँ पर 1 मिनट होना चाहिए यहाँ पर अच्छा, ये आइटम नेम में ये नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाई देगी। ये देखो, ये दिखा रहा है ना लोगो, यहाँ पर है, दिस इज द लोगो पीएनजी वाला, ये आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पर लोगो है। तो ये यहाँ से लोगो आ रहा है। अगर इसमें हम लोग देखें, इसमें भी आपको दिखा देगा यहाँ पर लोगो है। किसी दूसरे उस पे यूआरएल पे चेक कर लेते हैं तो कहाँ पर है वो दिखा देगा हमें। ये देखो किसके ऊपर है। तो जो भी आप, कई बार ऐसा होता है, देखो आपको कि सर इसकी रिपोर्ट दिखाने की क्या जरूरत है, कई बार ऐसा होता है कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है सही तरीके से, जो आपकी स्कीमा है, कोड्स हैं, वो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे रिव्यू अगर हमने कहीं लगाए हुए हैं तो देखो 18 जगह लगे हुए हैं, वैलिड है, ये देख लेते हैं। रिव्यूज भी अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अगर मैं ये इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, यहाँ पर रिव्यू जरूर होगा, ये देखो, ये आप रिव्यूज देख रहे हो, ये रिव्यू आपको दिख रहा है। तो रिव्यू वाला स्कीमा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, रिव्यूज जो यहाँ पर लगे होते हैं उसकी वजह से आपको यहाँ पर चीजें दिख रही हैं। फाइन सर। सर अभी आपने जो लोगो वाला बताया, एंड इससे पहले आपने जो वेबसाइट, लोगो तो कॉमन है, हर एक वेबसाइट में रहती है, तो सर इससे पहले जो आपने वेबसाइट बताया था उसमें तो एनहांसमेंट में लोगो दिखाई नहीं रहा है। नहीं, यहाँ पर ये वाली वेबसाइट में, हाँ, जो भी आपने लिया था इससे पहले, थोड़ी देर पहले। रुको ओपन करना है, ये वाली ना वेबसाइट, हाँ, ये है नहीं ना। नहीं सर, नहीं, दूसरा कोई था जिसमें लोगो नहीं दिखा रहा था। ये भी, ये देखो इसमें भी है। हाँ सर, मेरे वाले में तो दिखाता नहीं है ना, इसलिए मैं पूरा नहीं, तो देखा मुझे। तुमने यहाँ देखो ना, इसमें भी नहीं दिखा रहा है ना, क्या लिखा है, वी डिड नॉट फाइंड एनी डेटा, तो मैंने स्कीमा मार्कअप लगाया ही नहीं है इसमें। भाई गूगल सर्च कंसोल तो वहीं पर लोगों को डिटेक्ट करेगा ना, जहां पर वो फाइंड कर पाएगा कि यहाँ पर लोगो है ना, वहीं तो पर तो इसको डिटेक्ट कैसे सेटअप करेगा। करना है सर? इसको स्कीमा हाँ? से सेटअप करना पड़ेगा? इसको सेट कैसे करेंगे सर लोगों को? इसकी इनहांसमेंट का क्या मतलब है शुभेंदु, पहले मेरे को ये बताओ। सर मतलब कि हम लोग गूगल सर्च में कैसे दिखाना चाहते हैं कोई भी नहीं आइटम या कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। इस इनहांसमेंट्स का मतलब है कि आपने गूगल सर्च कंसोल में अलग तरीके से दिखाने के लिए आपने अपनी वेबसाइट में क्या किया है। क्योंकि गूगल सर्च कंसोल कोई भी चीज कंट्रोल नहीं करता है, गूगल सर्च कंसोल केवल रिपोर्ट बताता है। तुम्हारी वेबसाइट को स्कैन करके केवल वो एक रिपोर्ट बताता है, कुछ कंट्रोल नहीं करता है वो। यहां से तुम अपनी, जैसे यहां से तुम टाइटल चेंज करना चाहो तो क्या कर लोगे शुभेंदु?
नहीं कर पाओगे ना डिस्क्रिप्शन, तो इसका मतलब वो ये बता जरूर देगा कि कहाँ गड़बड़ी। तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इन्हांसमेंट के लिए जो तुमने स्टेप्स उठाए अपनी वेबसाइट पे, जिनमें जो मेजर चीज है वो है इन्हांसमेंट के लिए तुम क्या करते हो, तुम स्कीमा मार्कअप लगाओगे चीजें और अच्छे से दिखे, तो वो कौन से तुमने लगाए, तो लोगोस मैंने लगाए नहीं, इसलिए कह रहा है कि प्लीज चेक बैक लेटर, वी डिड नॉट फाइंड एनी डेटा। वहीं पर इस केस में देखो, इस केस में चलो देखते हैं लैंग्वेज काउंसिल में, पहले यहाँ पर केवल लोगो है और लोगो में भी ये एक वैलिड बता रहा है, आ जाओ नीचे देखते हैं क्या बता रहा है ये, ठीक है, क्लिक करते हैं। तो स्कीमा से कर रहा है या कोई और तरीका, ये देखो यहाँ पर जो स्कीमा लगा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर लोगो है, इसलिए उसने बताया कि हमने लोगो डिटेक्ट कर लिया तुम्हारी वेबसाइट पे और इसमें कोई एरर नहीं है। मतलब शुभेंदु ये बता रहा है कि एनहांसमेंट के लिए जो तुमने स्टेप उठाया है लोगो के फॉर्म में, वो मेरे को समझ में आ गया, सही है, वो ये बता रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ, जैसे अब इस पे आ जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है लोगोस, तो अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ और ये लोगो हो गया, फिर रिव्यू हो गया, फिर अगर मैंने साइट लिंक वाला सर्च बॉक्स लगाया होगा तो वो दिखाएगा, बट वो हम लोगों ने लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर अभी शायद वो ठीक तरीके से नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो दिखा रहा है, या वो अभी पूरा वो हुआ नहीं हुआ यहाँ पर, बट देख लेते हैं एक बार। URL नहीं है अभी रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई, तो वैलिड तो दिखा रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये सब वैलिड है, यहाँ 0 आ रहा है, रिपोर्ट नहीं जनरेट हुई, खैर कोई बात नहीं। अब ये अनपार्सेबल स्ट्रक्चर डेटा है। अनपार्सेबल का मतलब यार कोई ऐसी स्ट्रक्चर डेटा तुमने डाली है जो डिटेक्ट नहीं हुई, अनपार्स्ड रह गई, तो ये वो एरर है समझ लो। तो मैं अब चलता हूँ अनपार्स पे, ये देखो ये सब दिखा रहा है गड़बड़ी है, ठीक है, कह रहा है वैलिडेशन तो पास कर गया, मतलब स्कीमा डेटा तो है, दैट इज फाइन, बट कुछ गड़बड़ है, पार्सिंग एरर है, देखो है ना, मिसिंग कर रहा है, ये कॉमा या ये कहीं मिसिंग है। चलो देखते हैं अंदर कुछ दिखा रहा है क्या, अंदर कुछ नहीं दिखा रहा है, बट कुछ ना कुछ हमारे पेजेस ऐसे हैं जिन पे ये एरर है, तो वो दिखा रहा है, बट यहाँ पर पेजेस दिखाने चाहिए इसको, एक मिनट, एक मिनट, रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके देखते हैं एक बार। सर स्कीमा तो इसके लिए होता है ना, गूगल के लिए, यूजर के लिए थोड़ी होता है। नहीं, गूगल के लिए होता है, बिल्कुल गूगल के लिए होता है, ताकि हम अपनी वेबसाइट की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें गूगल को बता पाए। हाँ, तो फिर क्या कहना क्या चाहते हो? अगर यहाँ पे कोई एरर आती है, मान लो हमने स्कीमा डाल रखा है और वो अगर गलत है तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, अदरवाइज तो एरर दिखाएगा ही नहीं यहाँ पे। नहीं, जैसे तुमने स्कीमा डाल रखा है और किसी वजह से स्कीमा रीड नहीं हो पाया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से स्कीमा ना रीड हो पाए, तो फिर वो किस में आ जाएगा, वो एरर में आ जाएगा, है ना, कि भाई इस वजह से, यही तो दिया हुआ यहाँ पर। ये जो रिपोर्ट है इसको समझने की कोशिश करो, ये रिपोर्ट कह रहा है कि जो इन्हांसमेंट के लिए आप लोगों ने चीजें यूज करी हैं उनमें कहां पर प्रॉब्लम है। तो अगर वो जैसे लोगोस में कोई प्रॉब्लम हो जाता है या वार्निंग आ जाती तो वो हमें यहाँ दिखा देता, बट एवरीथिंग इज ऑल फाइन, तो वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि सारी चीजें परफेक्ट हैं, बट ये इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है, एक मिनट, साइट लिंक की तो चलो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, बट अनपार्सेबल की देनी चाहिए इसको, अनपार्सेबल स्ट्रक्चर डेटा है और एरर पे आते हैं। अफेक्टेड पेजेस यहाँ 0 दिखा रहा है और यहाँ पर अफेक्टेड पेज 1 दिखा रहा है, मैं भी थोड़े टाइम के बाद ये आ जाना चाहिए था, यहाँ पर URL आ जाना चाहिए था, बाकियों में तो है नहीं, चलो इसलिए नहीं दिखा रहा है, किसी और का URL में देख लो, अगर किसी और के में आ रहा है तो। और सर कहीं कहीं पे अब जैसे आप ऊपर देखेंगे, ऊपर स्क्रॉल करना एक बार पेज को, हाँ बताओ, यहाँ पे ये डेस्कटॉप क्रॉलर आ रहा है, और अगर यहाँ पे मोबाइल क्रॉलर भी हम कर सकते हैं या नहीं ऑटोमेटिक नहीं नहीं, होएगा ये आप नहीं कर सकते, ये तो अपने आप की भाई स्क्रॉल किसने किया, ठीक है, किसने स्क्रॉल किया उसके लिए। अगर हमें मोबाइल की परफॉर्मेंस देखनी हो तो फर्क नहीं पड़ता, इससे नहीं फर्क पड़ता, मोबाइल के लिए जैसे जहां पर उसे मोबाइल को क्रॉल कराना होता है वो करा लेता है, बट यहाँ पर वो डेस्कटॉप ही कराएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्कीमा डेटा है, ये डेस्कटॉप की क्रॉलिंग से वो अच्छा समझ सकता है। लेकिन कहीं पर अगर तुम URL इंस्पेक्शन करोगे ना, यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर कहीं पर तुम URL इंस्पेक्शन करोगे ना, जैसे यहाँ पर डालते हैं, अब देखना तुम क्या करेगा,
जहाँ स्पीड वगैरह को मेजर करना होता है, वो सारी चीजें मेजर करना होता है ना, वहां पर वो करता है। अब देखो यहाँ पर भी ये दिखा रहा है इन्हांसमेंट वाले सेक्शन में कि लोगोज इसने वैलिड किए हुए, डिटेक्ट तो कर लिया है यहाँ पर, तो ये बता रहा है दोनों जगहों से कहाँ से इसने लोगो डिटेक्ट किए हुए, है ना, तो यहाँ पर भी बता देता। बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ केसेस में वो मोबाइल करता है, बट कुछ केसेस में वो मोबाइल नहीं करता। यहाँ पर जो प्राइमरी क्रॉलर है ना, दैट इज दिस डेस्कटॉप, उसको चेंज करने की या उससे प्ले करने की जरूरत है नहीं। एक सेकंड। ओके। ये ना इंडेक्सिंग क्रॉलर गूगल बॉट, एक सेकेंड। वो जो क्रॉल रिक्वेस्ट वाला पॉइंट था ना, उसकी रिपोर्ट तुम्हें यहाँ दिखती है कि कितने क्रॉलिंग रिक्वेस्ट जनरेट हुई, उसके हिसाब से तुम क्रॉलिंग रिक्वेस्ट को कंट्रोल करते हो। तो मैं अगर ओपन रिपोर्ट करूं तो यहाँ पर आप देखो टोटल क्रॉल रिक्वेस्ट लास्ट 90 डेज में, ये 90 डेज है ना, एक मिनट, 90 डेज है ना, हाँ लास्ट 90 डेज में इतनी क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट हुई। तो अगर तुम्हें लगता है कि होस्ट में कोई प्रॉब्लम आई हुई है या कुछ आया हुआ है, तब तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। होस्ट हैज हैड प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट, नहीं ये तो नॉर्मल। अभी जो है ना, अगर फेल होता भी है क्रॉलिंग कहीं कहीं, तो बोल रहा है एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसा नहीं है, बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपकी क्रॉलिंग की जो वो है वो फेल होगी, दैट इज नॉट एन इशू, दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्रॉलिंग रेट से रिलेटेड है, बट आज के टाइम में ना गूगल इतना एडवांस हो चुका है कि आप क्रॉल रेट से प्ले भी करते हो तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है ना, मतलब प्ले करने की जरूरत नहीं है। आप उससे क्यों प्ले करोगे, गूगल अब इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही समझता है कि कितना क्या, कौन सा क्रॉल रेट, कितनी वेबसाइट को कितनी क्रॉलिंग की जरूरत है, और वो सारी चीज तो वो ऑटोमेटिकली समझता है। तो आप मत प्ले करो उससे, तो ही बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बात करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी और कंसोल आएगा, बट आई थिंक सो इतना स्टार्ट करने के लिए आपका कंसोल ठीक है। आज लोग कुछ कम थे, अभी भी कम है, पता नहीं सैटरडे को छुट्टी मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ ट्रैफिक की, हाँ मयूर, ये स्कीमा मार्कअप और ब्रेड क्रम्स में क्या डिफरेंस होगा? क्या हुआ? सर ये स्कीमा मार्कअप एंड ब्रेड क्रम्स में डिफरेंस क्या होगा? ब्रेड क्रम इज अ टाइप ऑफ स्कीमा मार्कअप, ठीक है। ब्रेड क्रम्स किसको बोलते हैं? देखो ब्रेड क्रम क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर अगर हम जाते हैं, देखो इसमें स्कीमा जनरेटर में शायद नहीं है, ये ब्रेडक्रम्ब क्या होता है, जैसे तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसा है, ये ब्रेडक्रम्ब एरो करके नहीं होता ऊपर टाइप में, ऊपर साइड में वेबसाइट में ब्रेडक्रम्ब मतलब वही नेविगेशन 1 2 3 4 जो होता है ना, ब्रेडक्रम्ब वेबसाइट अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं, इसको बोलते हैं ये जो होता है ना, ये दीज आर द ब्रेडक्रम्ब्स। तो आपका ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ के बाद क्या है, पेज 1 क्या है, पेज 2 क्या है, पेज 3 क्या है, दिस इज ब्रेडक्रम्ब। तो अगर आपने इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है तो वो उसको बताता है पेज 1 क्या है, पेज 2 क्या है, इस टाइप से आप सब डाल सकते हो कि क्या है यहाँ पर ब्रेडक्रम्ब्स, ठीक है। बट ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, बट अगर मिलता है उसे, और ब्रेडक्रम्ब की वैल्यू कभी कभी ये ऑटोमेटिकली भी उठा लेता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ब्रेडक्रम्ब्स पे आता हूँ तो देखो इसने कुछ उठाया नहीं यहाँ पर, बट यहाँ पर ये वैलिड में यूआरएल दिखा रहा है, और यहाँ पर ये कुछ दिखा रहा है हमें क्या,
नहीं दिखा रहा है। तो ब्रेड क्रम में कभी कभी ये अपने आप भी उठा लेता है वेबसाइट के नेविगेशन के हिसाब से, बट ब्रेड क्रम ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन अ पेज इंडिकेट्स पेज पोजीशन इन द साइट हायरार्की, इट में हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द साइट इफेक्टिवली। इनका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम यहाँ पर हो, तो अगर मैं यहाँ पर हूँ पीसी लैपटॉप पे, तो एज अ यूजर मुझे समझ में आता है यार कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी एग्जैक्ट पोजीशन ये कहाँ पर है, ये मेरे को समझ में आता है। तो दिस इज लाइक ब्रेड क्रम का जो यूज होता है। तो अगर हमारी वेबसाइट इस टाइप की है तो फिर फर्दर हम लोग ब्रेड क्रम को यूज कर सकते हैं, है ना। तो वो होता है, तो ब्रेड क्रम इज अ टाइप ऑफ स्कीमा लैंग्वेज, स्कीमा मार्कअप, स्कीमा डेटा, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है, तो वो ब्रेड क्रम भी एक टाइप ऑफ स्कीमा है। ठीक है, ओके। अभी जैसे जब तुम लोग एसईओ करना शुरू करोगे, तो सबसे पहले तुम लोग देख एनालिटिक्स में जाओगे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या बात करी थी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग से ही हमें लगानी पड़ती है। सर नहीं ऐसा नहीं है अंकित, आपके हर पेज के लिए होता है स्कीमा मार्कअप, हर उस पेज के लिए आप स्कीमा मार्कअप बना सकते हैं। तो जैसे मतलब पेज वाइज ही होता है कि किस पेज पे क्या कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग। तो जब आप एसईओ करते हो तो आप एनालिटिक्स लगाते हो, गूगल सर्च कंसोल लगाते हो। एनालिटिक्स में जनरली हम यूजर का बिहेवियर जो है वो स्टडी करते हैं और ट्रैफिक को स्टडी करते हैं, और भी बहुत सारे यूज है, जैसे हम यहाँ ऑडियंस वगैरह बनाएंगे, काफी एडवांस चीजें हैं, गूगल एड से कैसे कनेक्ट करते हैं और क्या क्या यूज करते हैं। बट अभी के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं, जब हम गूगल एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो गूगल एनालिटिक्स में तुम्हें ट्रैफिक के सोर्सेज दिखाएगा। वो ट्रैफिक के सोर्सेज हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा ट्रैफिक कहां से आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो मेजरली जो ट्रैफिक के सोर्सेज होते हैं वो 4-5 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक, थर्ड जो होता है वो होता है रेफरल, फोर्थ जो होता है वो होता है पेड। ये चार मेन कैटेगरीज, इन्हीं के अराउंड सारा ट्रैफिक होता है। बट जब एनालिटिक्स तुम उठाओगे, अभी मैं दिखाऊंगा भी तुम लोगों को, तब तुम देखोगे कहीं कहीं तुम्हें नॉट सेट दिखेगा, कहीं कहीं तुम्हें और भी चीजें समझनी पड़ेंगी कि सर कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, तो बड़ी मोटी मोटी बात बता रहा है। ये ऑर्गेनिक कहाँ से आया है, ये ब्लॉग से आया है, या ऑर्गेनिक ये दूसरा वाला मेरा ब्लॉग था उससे आया है, ये रेफरल किस वेबसाइट से आया हुआ है, ये पेड कहाँ से आया, ये सब डेटा आपको इनिशियली एनालिटिक्स में नहीं मिलता। इस बात को समझना पड़ेगा। लोग क्या समझते हैं कि एनालिटिक्स को हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर दिया, बस बल्ले बल्ले हो गई, सारी डेटा मिल जाएगी। नहीं, एनालिटिक्स इज अ टूल which picks up data from your website and it presents you in the form of beautiful reports. आज के टाइम में अगर मैं एनालिटिक्स खोलूं, अब ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। अगर मैं एनालिटिक्स पे जाता हूं, लेट्स से किसी भी वेबसाइट का मैं एनालिटिक्स उठा लेता हूं, ठीक है, अपटाउन स्काइला का एनालिटिक्स, और मैं अभी फ्लोर प्लान वाले पेज पे हूँ। क्या मैं गया हूँ मैं तभी, या कोई और होगा फ्लोर प्लान वाले पेज पे, तो वो दिखा रहा है कि। तो जब आप एनालिटिक्स में जाते हो, एनालिटिक्स आपको क्या बताता है? एनालिटिक्स आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उसकी डेटा को पिक करता है और उसको ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये होता है कि कई बार ये ऑटोमेटिकली कुछ डेटा उठा लेता है, ऑटोमेटिकली कुछ डेटा पिक कर लेता है, बट बहुत सारी डेटा ऐसी होती है जो आपको जबरदस्ती पुश करनी पड़ती है। जैसे उस दिन अंकित पूछ रहा था कि सर वो ई कॉमर्स वाली हमको तो डेटा दिख ही नहीं रही है, मतलब वो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना क्या हुआ, ये सारी डेटा हमको नहीं दिख रही है। तो वो डेटा आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। मतलब एनालिटिक्स बाय डिफॉल्ट सारी डेटा नहीं उठाता है। तो सब कुछ अगर एनालिटिक्स में काफी डिटेल में आपको समझना है तो बहुत सारे लेवल्स पर आपको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी। ये बात पहले ही दिन हम लोग समझ जाए तो बेहतर होगा।
अब अगर यहाँ पर हम लोग एनालिटिक्स पे आते हैं, अभी सेटअप वेटअप उस दिन भी बताया था थोड़ा सा, अभी तो केवल ट्रैफिक वाला फंडामेंटल समझो, क्योंकि कल को क्या होगा ना, जब तुम एनालिटिक्स देखोगे तुम्हें को समझ में नहीं आएगा कि सर ये चल क्या रहा है, कौन सी डेटा देखो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, अच्छा इन्होंने एनालिटिक्स मेरे को पसंद बहुत है क्योंकि काफी ऑर्गेनाइज्ड इन्होंने चीजों को कर रखा है, ठीक है। वैसे ये GA3 तो बंद हो जाएगा अगले साल, तो GA3 पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, समझेंगे, लेकिन मेजरली GA4 पे ही ध्यान देंगे जो नया वाला। बट समझ लो क्योंकि कंपैरिजन जरूरी है तो समझ लो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे सबसे पहले ऑडियंस, ऑडियंस का सेक्शन बताता है कि हमारी ऑडियंस कौन थी। ये ऑडियंस कौन मतलब उसका एज ग्रुप क्या है ना, किस सिटी से आई ऑडियंस, ये सारी चीजें हमें कहाँ पता चलती, ये ऑडियंस वाले सेक्शन में। मतलब ये क्या बता रहा है हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस है हमारी। सेकेंड एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है सोर्स, कहां से एक्वायर किया, पेड ट्रैफिक से आई, कहां से आई, दैट इज एक्विजिशन। उसके बाद अगर मैं बिहेवियर की बात करूं तो क्या एक्टिविटीज करी, किन पेजेस पे गई, कितना विजिट किया, कितने सेशंस बने, किन यूआरएल्स पे गई, ये सारी स्टडी करते हैं हम अंडर बिहेवियर। और उसके बाद कितने उसने कन्वर्जन किए, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे कुछ भी हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें गूगल एनालिटिक्स के हेल्प से पता चलती है। अभी क्या है, अभी आपको छोटा लग रहा है ये, क्योंकि जब हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है, तब हमारे लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है एनालिटिक्स के डेटा को समझना। अब सबसे पहली बात कि हम ट्रैफिक के सोर्सेज को समझें। सबसे पहला कि हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है सबसे पहले, लेट्स से वी गो टू एक्विजिशन। एक्विजिशन में हम लोग जाएंगे ऑल ट्रैफिक में, और ऑल ट्रैफिक में जाने के बाद वी विल गो टू चैनल्स। चैनल्स में जाओगे तो चैनल्स में यू विल सी, जो मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ वो ये, पेड सर्च से कितना ट्रैफिक आया, डायरेक्ट कितना आया, ऑर्गेनिक से कितना आया, सोशल से कितना आया, और रेफरल से कितना आया। हो सकता है आपको और ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे, मतलब और ज्यादा तुम्हें दिख सकता है यहाँ पर। अब पेड सर्च क्या है, पेड सर्च का सीधे से मतलब है, यहाँ पर बात हो रही है गूगल CPC, गूगल एड्स की बात हो रही है, गूगल के सर्च से आया हुआ है। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट मतलब मैंने डायरेक्टली टाइप कर दिया uptownskyla.in गूगल के अंदर जाकर, या गूगल के अंदर नहीं सॉरी, डायरेक्टली एड्रेस में मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर, दैट इज डायरेक्ट ट्रैफिक। यहाँ पर मैं अगर टाइप कर दूं, उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च, गूगल के ऊपर जाकर जो SEO से ट्रैफिक आता है, दैट इज ऑर्गेनिक सर्च। सोशल मीडिया से आ रहा है। रेफरल ट्रैफिक क्या होता है, कौन बताएगा मयूर, रेफरल ट्रैफिक क्या होता है? तो बैकलिंक्स के थ्रू आता है। एग्जैक्टली, लिंक्स के थ्रू, अगर लिंक्स के कोई थ्रू कोई ट्रैफिक आ रहा है तो रेफरल। अब आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो बल्ले बल्ले हो गया सर, सारी चीजें तो अपने को पता ही चल गई। लेकिन एक और बड़ी मजेदार चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स एंड मीडियम। ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है किस चैनल से बंदे आए। सोर्स एंड मीडियम पे जरा नजर डालो, ये क्या बताता है। सोर्स एंड मीडियम बताता है कि हमारे पास जो ट्रैफिक आया ये गूगल CPC से आया, हमारे पास जो ट्रैफिक आया ये डायरेक्ट नन आया, कुछ ट्रैफिक हमारा फेसबुक बिजनेस से आ रहा है, कुछ ट्रैफिक हमारा याहू से आ रहा है। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा सोर्स एंड मीडियम होता है, ठीक है। ये चीज हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं URL पैरामीटर्स की हेल्प से हम लोग इस चीज को, या UTM पैरामीटर्स की हेल्प से हम लोग इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसका कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है, देखो कस्टमाइजेशन क्यों करते हैं हम इसको, इस बात को समझते हैं। आज मैंने क्या किया, आज मेरा कोई मैंने आज एक इवेंट करवाया, लेट्स से अपटाउन स्काइला के लिए मैंने कोई एक वर्कशॉप करवाई, और वर्कशॉप में 1000 लोग आए, ठीक है। उन सभी 1000 लोगों को मैंने मैसेज के थ्रू अपना uptownskyla.in का मैंने ऐसे मैसेज के थ्रू उनको URL दे दिया। हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। अब जब तुम
अपनी एनालिटिक्स चेक करोगे, उनमें से हो सकता है 800 लोगों ने इस यूआरएल के ऊपर क्लिक किया हो, वेबसाइट के ऊपर आए। तो जब तुम एनालिटिक्स में चेक करोगे तो क्या बताएगा, ये सोर्स क्या होगा इसका, ट्रैफिक आने का, ट्रैफिक का सोर्स क्या होगा इस केस में? रेफरल रेफरल ही होगा सर। रेफरल होगा, रेफरल है ना? सही है क्या ये चीज? सही है होना तो यही चाहिए। मयूर, सही है? हाँ सर, होना तो यही चाहिए। सर। नहीं, मैसेज referral मतलब वैसे तो सही नहीं है, नहीं सर- सही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पाई कहाँ से क्या हो रहा है। हाँ, रेफरल तो कहीं से भी आ सकता है। क्योंकि प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पाई। अच्छा, उस दिन क्या हुआ, उस दिन मैंने 2 वर्कशॉप्स ली, है ना? एक दिन मान लिया मॉर्निंग में 1000 लोग आए मॉर्निंग में, और इवनिंग में आए 3000 लोग। अब इनको भी हमने अपटाउन स्काइला का लिंक दे दिया थ्रू व्हाट्सएप, और उस दिन जो मेरा नॉर्मल ट्रैफिक आता है ऑर्गेनिक या रेफरल से, वो तो आ ही रहा है। अब कहानी क्या बनी, 800 यहाँ से क्लिक हुए, 600 यहाँ से क्लिक हुए, 600 ऑर्गेनिक आ रहे हैं। अब ये मेरे को दिखाएगा टोटल रेफरल ट्रैफिक 2000। कुछ भी हमें नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या। सो नाउ व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, कई बार ईमेल मार्केटिंग के कैंपेन में मैं करता हूँ, व्हाट्सएप में अगर मैं डालता हूँ, कहीं भी अगर आप कोई भी लिंक डाल रहे हो और उस लिंक को अगर आप ट्रैकिंग इनेबल्ड नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस लिंक को मॉडिफाई कर देते हैं, इस लिंक को क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ यूटीएम पैरामीटर्स। यूटीएम पैरामीटर्स की हेल्प से हम इस लिंक को मॉडिफाई कर देते हैं, और जैसे ही ये लिंक हिट होता है हमारे एनालिटिक्स में, जैसा भी हम चाहते हैं वैसी इंफॉर्मेशन हम दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूटीएम पैरामीटर्स। करके देखते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग के पास यूटीएम पैरामीटर्स जनरेटर्स होते हैं, बस यही सीधे चले जाओ, यूटीएम पैरामीटर जनरेटर्स, और कुछ नहीं करना है। और ये देखो कैंपेन यूआरएल बिल्डर आ गया। मैंने कहा ये वाला पेज जो मेरा है, अपटाउन स्काईलाइट ही खुला हुआ है ना, हाँ यहाँ अपटाउन स्काईलाइट ही ले लेता हूँ मैं एक बार। अब ये वाला यूआरएल मैं लेता हूं और मैं कहता हूं, अब यहां पर देखो कैंपेन आईडी छोड़ो, नीचे आओ, कैंपेन का सोर्स क्या है, ठीक है? मैंने कहा कैंपेन का जो सोर्स है ना, ये सोर्स आया हुआ है ये हमारा वर्कशॉप से। ये जो अप्रैल वर्कशॉप थी ये वो है, अप्रैल वर्कशॉप, अप्रैल वर्कशॉप। और कैंपेन का मीडियम क्या है, मॉर्निंग वर्कशॉप थी, मॉर्निंग वर्कशॉप थी उमर सर की, वो मीडियम है। तो कैंपेन का सोर्स हो गया, मीडियम हो गया, उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेट्स से ये केवल वर्कशॉप था तो मैं वर्कशॉप भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? दैट्स इट। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब देखो नीचे ये वाला यूआरएल अपने आप यहाँ पर ये मॉडिफाई हो गया। बस आपको क्या करना है, आपको केवल शॉर्टन करना है इसको। मैं जैसे इसमें जाकर शॉर्टन कर देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा किसी को भेजोगे तो वो भी ठीक नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसको शॉर्टन कर देना है। बिटली के साथ इनका टाई अप है, दैट्स इट, ये शॉर्टन हो गया। अब इस यूआरएल को मैं तुम लोगों को भेज देता हूँ, है ना? या इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ, ये हटाते हैं, ये नहीं करते हैं हम लोग, है ना? मैं यहाँ डालता हूँ, मैंने आप लोगों को यूआरएल दिया, ये लिख देता हूँ मैं 21st बैच, ठीक है, 21st मार्च बैच, ठीक है, और ये लिख देता हूँ उमर क्लास, है ना? और ये हो गई इवनिंग क्लास, ये इसको छोड़ देते हैं, इवनिंग क्लास लिख देते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स टैगिंग। तो इस यूआरएल के साथ हम कुछ एडिशनल जोड़ रहे हैं, ये हो गया हमारा, और इसको शॉर्टन कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको कॉपी करके आप लोगों को चैट में फेंकता हूं। अब सब लोग इसको हिट करना, और जब इसको हिट करोगे तो क्योंकि ये यूआरएल मॉडिफाई किया गया है इस वाले वेबसाइट यूआरएल के लिए, इसमें ऐड किया गया है, तो जब आप हिट करोगे इसे तो मुझे एनालिटिक्स में क्या दिखेगा, मैं होम पे जाता हूँ, सॉरी रियल टाइम में, क्योंकि पहले तो रियल टाइम रिपोर्ट में देखेंगे क्या दिखेगा। तो अभी देखना, बहुत सारे लोग जो हमारे वेबसाइट पे आएंगे, ट्रैफिक सोर्सेज में मैं अगर जाऊं तो आप देख लो, यहाँ पर मैंने शायद एक बार हिट कर दिया है या कुछ हुआ है उसकी वजह से आपको दिख रहा है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पर दिखा रहा है 3 यूजर्स आए हुए हैं जिनका सोर्स ये है और जिनका मीडियम ये है ना। अब बोलोगे सर बेकार चीज है सर,
क्या मतलब है सर, इससे क्या मतलब है, क्या फायदा हुआ? खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छा आपको लग रहा है कि सर हमको सोर्स एंड मीडियम पता चल गया। एक और 6 यूजर्स आ गए, देखो 6 एक्टिव यूजर्स आर देयर जिनका सोर्स ये है और ये। तो फॉर एवरी यूआरएल जो हम इंटरनेट पर कहीं भी भेज रहे हैं, अगर वो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है, वी कैन ऑलवेज यूज यूटीएम पैरामीटर्स। आप जब इस यूआरएल को हिट करोगे तो ये तुरंत रिडायरेक्ट हो जाएगा, ये देखो इसके ऊपर। और जो ये यूटीएम सोर्स है और ये है, ये यूटीएम सोर्स और मीडियम यहाँ पर ये शो हो जाएगा। तो अब अगर कोई समझदार बंदा होगा तो वो तो समझ तो जाएगा ही यार कि ये ट्रैक कर रहा है अपने यूआरएल को। तो क्योंकि मैं अगर वो कर रहा हूं तो मैं ट्रैक तो कर ही रहा हूं इसको। हाँ क्या कह रहे हो अंकित, ये क्या कह रहे हो? अगर होम पेज बैनर्स में भी लगा दें तो यूआरएल में लगता है। यूटीएम पैरामीटर्स हमेशा यूआरएल में लगेगी। मतलब बैनर में क्या मतलब, बैनर अगर किसी यूआरएल पे क्लिक हो, यूआरएल पे जाता है तो क्लिक करके, ये कहना चाह रहे हो उनके? मतलब बैनर से अगर कोई, हाँ है ना? तो देखो मान के चलते हैं, जैसे अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये तुम्हारी वेबसाइट है ना? ये तुम्हारी वेबसाइट है। अब हुआ क्या, तुमने बैनर लगाया और वो बैनर रिडायरेक्ट कर रहा है अपटाउन, न्यू अपटाउन स्काइला पे, तो क्या होगा? तब नहीं ट्रैकिंग हो पाएगी, क्योंकि ये उसी यूआरएल, भाई एनालिटिक्स तो इस वेबसाइट पे लगा है ना, तो इस वेबसाइट के यूआरएल्स के साथ जो यूटीएम पैरामीटर्स ऐड होंगे उनको ही एनालिटिक्स ट्रैक कर पाएगा। तुमने बैनर पे लिंक लगाया लेकिन लिंक वो दूसरी वेबसाइट का, तो उस दूसरी वेबसाइट के यूआरएल पैरामीटर्स, जैसे यहाँ पर तुमने बैनर लगाया और ये क्लिक करके जाता है इस वाली वेबसाइट पे, लेट्स से इस वेबसाइट पे जाता है, तो इस वेबसाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा तुम्हें, इस वेबसाइट को, और इस वेबसाइट को मॉडिफाई करोगे और इसके इस वेबसाइट के एनालिटिक्स में उसको चेक करोगे। पर लगा तो सकते ही हो, कोई भी लिंक हो वहां लगा सकते हो यूटीएम पैरामीटर। खेल यहाँ खत्म नहीं होता। यूटीएम पैरामीटर समझ में आ गया हमें, जैसे आ गया भाई, हाँ ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ठीक है, अब ये लोग हमारी वेबसाइट पे आ गए, अब क्या? देखो अब होता यह है कि कई बार आप इनकी सारी चीजों को स्टडी करना चाहते हो, यूआरएल पैरामीटर्स की हेल्प से इनकी सभी चीजों को स्टडी करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई साहब वो जो 500 लोग आए थे उन्होंने कितने पेजेस विजिट किए, उन्होंने कितने सेशंस बनाए, उन्होंने कितने कन्वर्जन्स किए। तो इसके लिए तुम्हें एक ऑडियंस बनानी पड़ेगी जिसमें तुम मेंशन करोगे कि वो ये ऑडियंस है जिनका सोर्स और मीडियम ये था। जैसे मैं जाता हूं यहाँ, मतलब मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं कि इसका इस्तेमाल क्या है। इसका इस्तेमाल ये है कि अगर आप यहां जाते हो, जैसे आपको जाना है फिर स्टडी करने के लिए, आपको सेगमेंट्स में जाना पड़ेगा। तो मैं जैसे गया यहाँ से सेगमेंट में, और मैंने कहा मैं एक ऐसा सेगमेंट बनाना चाहता हूँ जो उन लोगों का सेगमेंट है जिनका जो ट्रैफिक सोर्स है ना, जिनका जो सोर्स है वो, जिनका मीडियम, या मैं ऐसे लिख दूंगा ना कि 21 मार्च वाला सोर्स था ना, जिनका जो सोर्स है वो 21 मार्च वाला है और मीडियम जो है वो उमर्स क्लासेस वाला। तो ये मैं लिखकर यहाँ पर मैं अपना एक सेगमेंट बना दूंगा। सेगमेंट मेरा बन गया, सेगमेंट का नाम रखा, बन गया। लेट से ऐसा सेगमेंट बन गया, ऐसा ही सेगमेंट बन जाएगा। अब क्या होगा, जब आप कोई भी रिपोर्ट देख रहे होंगे, जैसे आप यहाँ गए और कन्वर्जन की रिपोर्ट आप देख रहे हो, लेट से यहाँ मैं जाता हूँ गोल्स में और मैं ओवरव्यू में जाता हूँ कि भैया मेरे इतने गोल्स हुए, ये सारे मेरे गोल्स हुए, प्राइस लिस्ट पे इतने लोग गए, थैंक यू पे इतने लोग गए, ठीक है, ठीक है, ये इस टाइम पीरियड का या उस डेट को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगा, इतने लोग यहाँ गए। अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं भैया मेरे को ऑल यूजर्स नहीं स्टडी करना है, ये मेरे को बताओ कि वो लोग जो थे मेरे ये वाले, कहाँ पे हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये वाला,
ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये लोगों ने क्या किया, तो मैं देखता हूं कि इन लोगों ने इस ड्यूरेशन के बीच में क्या क्या किया, वो सब हमें दिख रहा है कि जो लोग इस सेगमेंट में फॉल करते हैं, और इसको मैं कर दूंगा रिमूव, है ना। तो ये लोगों ने क्या क्या किया, तो इन लोगों ने केवल 13 गोल्स कंप्लीशन की। तो फॉर फर्दर स्टडी, अब आपको बात समझ में आई कि एक छोटी सी चीज, देखने में काफी छोटा सा ऑप्शन है यूआरएल पैरामीटर्स, बट एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी दमदार ऑप्शन। अगर ये सब कर रहे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। कल को इन्हीं लोगों को अगर तुम्हें वापस गूगल एड्स में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, इन लोगों की ऑडियंस बनाओगे। तो ऑडियंस जब बनती है तो किसी ना किसी बेसिस पे बनती है ना, या तो ये कहोगे कि उस तारीख को जितने लोग आए उनको ऑडियंस बना दो, या तो ये कहोगे कि उस तारीख को जितने लोग रेफरल से आए उसकी ऑडियंस बना दो। बट आज हमारे पास क्या स्कोप है कि उस तारीख को इस सोर्स और इस मीडियम से जितने लोग आए उनकी ऑडियंस बनाओ, उनको हम रीमार्केट करेंगे। तो अगर तुम डूबना चाहो ना एनालिटिक्स में तो खत्म ही नहीं होगा। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया केवल ये समझाने के लिए कि हमारे पास जो वेबसाइट होती है उसकी ट्रैकिंग केवल ऐसे नहीं होती कि बस उसकी ट्रैकिंग हो गई, बस एनालिटिक्स लगा दिया, अब एनालिटिक्स ही सारा काम कर देगा, नहीं करेगा। ये कुछ एडिशनल चीजें हमें करनी पड़ेंगी। अंकित को जो उस दिन समस्या आ रही थी ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ई कॉमर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद आप जो है ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, वो मैं बताऊंगा, इसको तो केवल मैं अभी ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। जैसे इनेबल ई कॉमर्स आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है नहीं इसलिए हम कर नहीं रहे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तुम लोग को पता होगा ना कि एक गूगल एड्स का एक डेमो अकाउंट होता है, गूगल एनालिटिक्स का एक डेमो अकाउंट होता है। मतलब गूगल ने क्या कर रखा है आपकी सुविधा के लिए, गूगल ने कहा देखो भैया तुम्हारे पास वेबसाइट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तुम्हें सिखा देंगे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें करना है गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट पे जाना है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, और यहाँ पर डेमो अकाउंट पे आ जाओ, और यहाँ तुमको दिखेगा ऐसे, नीचे आओगे तो ये सारे डेमो अकाउंट्स है ना। तो इस टाइप से तुम जिस भी आईडी से उसको ओके करोगे, इस टाइप से तुम्हारी उस आईडी के अंदर ये डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये डेमो अकाउंट है। अब देखो, अगर तुम इसकी रिपोर्ट दिखाता हूं मैं तुम्हें, अगर हम लोग आ जाते हैं होम पेज के ऊपर, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर कितने यूजर्स हैं, अगर आप देखो 43 यूजर्स हैं अभी। और ये जो पार्ट है ना, ये रेवेन्यू $53,000 कैसे दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर तुम देखोगे ई कॉमर्स में, तो यहाँ देखो ई कॉमर्स का पूरा सेटअप किया गया है, शॉपिंग बिहेवियर, चेकआउट बिहेवियर, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस, ये सारा ना ई कॉमर्स का एक प्रॉपर यहाँ पर जो है ना वो सेटअप किया गया है, जिसकी वजह से आपको ये डेटा यहाँ पर दिख रही है। तो ये प्रॉपर सेटअप कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। ई कॉमर्स की डेटा पुश करी जाती है इसके अंदर, तभी आती है। यहाँ पर हम लोगों को ई कॉमर्स सेटिंग में देखते हैं ऑप्शन, ये देखो दिख रहा है ना हमें ऑप्शन, ई कॉमर्स इनेबल्ड है, इनहांस्ड ई कॉमर्स रिपोर्टिंग इनेबल है, तो वो कैसे करते हैं वो एक अलग चीज। इसके बाद अभी क्या ना GA4 आ चुका है, GA4, और ये पता है ये गूगल मर्चेंडाइज स्टोर की है, ये शायद तुम लोग, ये किसका डेमो अकाउंट है पता है आपको, ये इस वेबसाइट का डेमो अकाउंट है, गूगल का जो ऑफिशियल मर्चेंडाइज स्टोर है ना, डेमो अकाउंट क्या किसी ना किसी वेबसाइट का ही तो होगा डेमो अकाउंट, लाइव है ये, बल्कि ये रियल में आपको गूगल ने उठा के दे दिया है। बट आप क्या करते हो, कुछ चीजें आप इसमें ट्रैक, मतलब कुछ चीजें आप चेंज नहीं करते, तुम गोल्स बनाना चाहो नहीं बना सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम इसके अंदर नहीं कर सकते हो डेमो अकाउंट। बट ये डेटा रियल है, किस वेबसाइट की है, ये इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर वेबसाइट की डेटा है। अगर मैं सेल पे जाऊंगा ना तो एक यूजर जरूर यहाँ पर दिखाएगा कि एक यूजर यहाँ पर सेल में है, और इंडिया से, इंडिया वाले ज्यादातर जो लोग यहाँ पर होते हैं ना वो लर्निंग वाले ही होते हैं, जो सीख रहे होते हैं। तो अगर मैं रियल टाइम में जाऊं, लोकेशंस में जाऊं, तो मेरे को दिखना चाहिए भाई साहब, इंडिया से 28 लोग देख रहा हूँ, मैंने बताया ना सबसे ज्यादा होंगे, फ्री फोकट का मिल रहा है ना तो सबसे आगे पहुंच जाते हैं, कुछ भी सीखने मिल जाए। ये देखो लखनऊ से मिस्टर उमर है ना। तो ये जो मैं आया हूँ ये दिखा रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है, लखनऊ से एक यूजर है यहाँ से, ठीक है, वो दिखा रहा है। और ओपन करोगे तो नहीं दिखाएगा, कभी कभी जो बड़े स्टेट्स होते हैं उनका पिन कोड वगैरह भी दिखा देता है। एनीवेज, तो ये हमारा कुछ एनालिटिक्स का फंडा है। आज इतना ही रखेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है आज इतना ही रखेंगे। क्वेश्चंस पूछ लो, कल से बैकलिंक शुरू करेंगे और फिर थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे।
सर सर्च कंसोल का डेमो अकाउंट होता है जैसे इसका है? नहीं नहीं, सर्च का नहीं है अजय, सर्च का नहीं दिया इन्होंने, कोई भी डेमो अकाउंट नहीं। सर्च के लिए तो ओके। तुम्हें क्या करना है, सर्च के लिए तुम्हें ये क्या है भैया, ये तो इवेंट कोड है, कन्वर्जन है तुम्हारा, ये कन्वर्जन टेम्पलेट है। हाँ ये तुमने डेवलपर से चेंज करवाया है? ये कहाँ जा रहा है बता के? सर कल संडे है तो कल क्लास नहीं होगा ना? हाँ कल तो नहीं होगा। हाँ। सर वो लोगो वाला जो आपने बताया था स्कीमा वाला, तो वो हाँ शुभेंदु, सारे पेजेस पे एप्लीकेबल होंगे जो लोगो और स्कीमा है? नहीं लोगो नहीं शुभेंदु, लोगो वाला जो पार्ट था ना वो वेबसाइट स्कीमा के अंदर आता है, ये क्लियर है। हाँ जी। लोगो वाला जो पार्ट है वो कहाँ आता है, वो वेबसाइट स्कीमा के अंदर आता है। वेबसाइट स्कीमा या ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा तुम वेबसाइट के सभी पेजेस पे लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे वेबसाइट के सारे पेजेस ये डिनोट कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो लग्जरी एस्थेटिक आपकी एक वेबसाइट है, या लग्जरी एस्थेटिक एक वो है, लग्जरी एस्थेटिक एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब ये तो है नहीं कि ये वाला पेज बता रहा है कि लग्जरी एस्थेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये वाला पेज बता रहा है। तो क्योंकि तुमने जो वेबसाइट स्कीमा होता है या तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा होता है उसको तुम सारे पेजेस पे लगा देते हो, और हर ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा में या वेबसाइट स्कीमा में लोगो का ऑप्शन होता है, तो इसलिए तुम्हें दिखा रहा है कि हर पेज के ऊपर तुम्हारे लोगोज अवेलेबल है। बट अगर तुमने वो पहले पेज पे भी लगाया होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्लियर हुआ शुभेंदु? हाँ जी सर, मतलब वो एक वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन में लगा देंगे तो वो सारे पे एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं ओके। लेकिन कौन सा है वो स्कीमा, इस पे डिपेंड करता है ना। हाँ अब पता मैं चला ओनली तुम्हारा स्कीमा है फैक स्कीमा, और फैक स्कीमा तुमने ऐसे पेज पे लगा दिया जहां फैक है ही नहीं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए तो कह रहा हूं कि वेबसाइट स्कीमा और ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा दो ऐसे स्कीमा हैं जो हर पेज पे लग जाते हैं, क्योंकि हर पेज वेबसाइट है, हर पेज ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए तो लगा दिया गया होगा, ऑल द पेजेस पे फायर कर दिया गया है। तो जब सारे पेजेस पे लगा दिया गया तो अब उस स्कीमा के अंदर लोगो वाला लाइन है, तो उसने रीड कर लिया कि तुम्हारे सभी यूआरएल पे लोगोज हैं ये। बट अगर वो एक पे भी होता तो भी फर्क नहीं होता। ओके सर, एक और क्वेश्चन था। ये जो मैं अभी मेरे कंपनी में जो पहले सब थे, जो भी डिजिटल मार्केटर जो भी थे, उन लोगों ने इतने अकाउंट्स बनाए हुए हैं सर इसमें, जो एनालिटिक्स में, मतलब हर एक ने अपना अपना एक बना दिया है जो प्रॉपर्टीज वाला। तो सर अब उसको यही रिमूव कर होता है, सकते ये हैं? तो बड़ा ही ना मतलब बच्चों वाला गलती होती है। हाँ बताओ फिर। सर इसको रिमूव करना है, मुझे एक ही नहीं रखना है रिमूव नहीं नहीं होते, सर क्या है ना, कैंसिल्ड मैं हो अब मैं सकता है, चला जाऊंगा। एग्जैक्टली गायब नहीं होंगे शुभेंदु, कभी नहीं गायब होंगे। दिक्कत ये है सर, अगर मैं चला जाता हूँ तो मेरे बाद जो आएगा वो उसको पता ही नहीं चलेगा इतनी इसमें से एक्चुअल में कौन सा है। मैं दिक्कत नहीं ये है कि वो ऐसा ना सोचे कि मैंने करके चला गया, बट उसमें अप्रोक्सीमेटली सर मुझे को लगता है 4-5 ऐसा बना दिए हैं नहीं नहीं, जिसके वो लोग अंदर बना देते हैं, उनको पता नहीं होता है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। डेवलपर बहुत ने भी सारे बनाए हुए हैं लोगों को इसमें पता सर। नहीं होता और वो खिचड़ी बना देते हैं। जैसे मैं तुम्हें यही दिखाऊं, ये देखो कितनी खिचड़ी बनी हुई हाँ है जी ना। सर। अब मजबूरी है, हम लोग क्या करते हैं फिर, हम लोग अपने हिसाब से फिर उसको मतलब बोल देते हैं कि ये वाला हमें यूज करना है या ये वाला हमें यूज करना है, तो उसके हिसाब से हम करते हैं। बट आप डिलीट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिलीट, डिलीट होता ही नहीं है, तो आप डिलीट कैसे करोगे इसको, है ना। ओके तो ये आपकी मजबूरी है कि आप सोचो वो क्लीन हो जाए बिल्कुल, तो वो पॉसिबल नहीं है ना शुभेंद्र। ओके। सर मेरा ये एक जो है क्वेश्चन ना, है। ये तुम्हारा अंकित, ये तुम्हारा गूगल एड्स में ट्रैक करने के लिए होगा कन्वर्जन वैल्यू को। इसने क्या किया है, इसने जो गूगल जी टैग इवेंट सेंड टू, नहीं ये भी पूरा नहीं कर रहा होगा तुम्हारी वेबसाइट में, यहां पर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, एक मिनट, तुमने ई कॉमर्स वगैरह सब ऑन कर रखा है, ऑन कर रखा है। एक
यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तुम्हारे, देखो यहाँ पर अगर तुम्हारा रेवेन्यू पॉपुलेट होने लगा ना, रेवेन्यू आने लगा, विच मीन्स दैट की चीजें ठीक है, वो जरूर चेक करो। जैसे मैं यहाँ आता हूँ शॉपिंग में, मतलब ये पूरा पता नहीं तुम्हारे में कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है, और मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, बिना देखे नहीं बता सकता। कई बार क्या होता है ना कि जैसे पीएचपी की वेबसाइट है ना, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में तो क्या होता है, प्लगइन वगैरह होती है, डायरेक्ट लगाया सारी डेटा फ्लो हो गई, बट या शॉपिफाई ये डायरेक्ट फ्लो हो गया। बट इस वाली वेबसाइट्स में आपको ई कॉमर्स के कोड्स लगाने पड़ते हैं। तो लगाने के बाद तुम यहीं पर देखो, यहाँ डेटा आनी शुरू हुई कि नहीं, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ या नहीं। अगर कुछ सेल हो रही है तो, नहीं हो रही तो फिर नहीं होगा। तो अगर सेल कॉन्टिन्यूअसली हो रही है तो यहाँ पर डेटा आनी शुरू हो गई है, आ रही है। अंकित भाई कह रहे हैं कि स्क्रीन शेयर कर लेते हैं वो। हाँ करो, शेयर करो। तो अगर आ रही है डेटा, फिर क्या चैलेंज है। मैं स्टॉप करता हूँ। सर आपको कॉस्ट बनाना पड़ेगा उन्हें, फिर दिखाई देगा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन। नहीं नहीं, दे दिया मैंने, एक्सेस दे दिया, एक्सेस का ऑप्शन होता है ना। आ तो रहा है डियर, क्या प्रॉब्लम क्या है। नीचे आओ। हाँ आ तो रहा है, सब कुछ आ रहा है, दिक्कत क्या है। सर एड्स कर नहीं, उसकी डेटा यहाँ क्यों देख रहे हो, एड्स की डेटा तुम गूगल एड्स में ही देखो। एड्स की डेटा अंकित एनालिटिक्स देखो, एड्स का अपना गूगल एड्स का सॉलिड प्लेटफॉर्म है, तुम्हें यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं कि एड्स से कितना कर, वो हमेशा डिफरेंस दिखाएगा। एड्स की डेटा तुम गूगल एड्स में देखो, यहाँ तो तुम टोटल रेवेन्यू देखो, टोटल रेवेन्यू। और रेवेन्यू पे जाओ, मैं दिखाता हूँ, रेवेन्यू पे जाओ वापस, उसी में नीचे जाओ, ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स में जाओ, ओवरव्यू में जाओ नीचे, ठीक है, ओके। अब तुम्हें अगर, हाँ नीचे आओ, नीचे आओ जरा, इस हफ्ते जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो कितने हुए टोटल, कैंपेन से 0 दिखा रहा है, टोटल 21 ट्रांजैक्शन हुए। अब ऊपर जाओ, मैं बताता हूँ, ऊपर जाओ। अब तुम्हें अगर समझना है सर गूगल एड से कितने हुए और से, तो क्या करोगे, एड सेगमेंट पे जाओ और यहाँ नीचे आ जाओ, देखो ऐड करके है कुछ, क्या पेड एड्स या कुछ, ये पेड ट्रैफिक दिख रहा है, क्लिक मारो, ठीक है, नीचे अप्लाई करो, नीचे स्क्रॉल करो, हाँ अप्लाई करो। अब दो तुम्हें लाइंस दिखेंगी, दो कंपैरिजन दिखेंगे। अब देखो ऊपर वाला कौन सा है, ये वाला ट्रांजैक्शंस है नॉर्मल, जो ऑल ट्रांजैक्शन ये, और नीचे वाला पेड वाला है, नीचे आओ दिखाता हूँ। ये देखो टोटल ट्रांजैक्शंस तुम्हारे 21 हुए हैं, और कोई भी ट्रांजैक्शन तुम्हारा पेड ट्रैफिक से नहीं आया, पेड एड से ही आए हुए हैं क्या ट्रैफिक, हाँ। तो पेड ट्रैफिक सही से एट्रीब्यूट नहीं है, या तो गूगल एड्स कनेक्टेड नहीं है एनालिटिक्स के साथ प्रॉपरली, कुछ वो गूगल एड्स और एनालिटिक्स के कनेक्शन में प्रॉब्लम, कनेक्टेड है। यहाँ एडमिन में जाओ जरा, यहाँ जाओ गियर में, अंकित की वॉइस, आप सर स्क्रीन चला भी तो सकते हैं। हाँ हाँ एक्सेस ले सकते हैं। प्रॉपर कनेक्टेड नहीं,
ठीक तरीके से वहां से कनेक्शन नहीं है, कन्वर्जेंस का कनेक्शन ठीक तरीके से है नहीं। एक बार मेरे को गूगल एड्स देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। ये सब पेड एड से आ रहा है, तुम कंफर्म हो? अच्छा चलो मैं देख लूंगा, बाद में देख लेंगे हम लोग इसको, जब एड्स वगैरह की बात करेंगे तब समझ लेंगे, तो बाकियों को भी समझ में आएगा। बट ये प्रॉब्लम वही है। लेकिन एक मिनट, क्लिक्स क्यों नहीं एट्रीब्यूट कर रहा है? कुछ गड़बड़ है। देखो क्लिक्स एट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा गूगल एड्स में। तुम कन्वर्जन सही से एट्रीब्यूट नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है, जो कन्वर्जन वेबसाइट पे एट्रीब्यूट हुआ नहीं है ठीक से, तो देखना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। कन्वर्जन में ही प्रॉब्लम है, कन्वर्जन ही नहीं लगा हुआ है अंकित, क्योंकि ये यहाँ से तो उठा रहा है। चलो ठीक है, देख लेंगे एक बार और उसको, उस टाइम पे जब एड्स देखेंगे तब दिखाना। वैसे डेवलपर से बताओगे ना कि यहाँ कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा है, बट यार टोटल कन्वर्जन तो आ रहा है। मतलब वो केवल ऑर्गेनिक कन्वर्जन है या गूगल ऐड और उसका मिला के कन्वर्जन, ये तो डेटा भी तुम्हें नहीं पता होगी ना टोटल। चलो देख लेंगे इसको एक बार, गूगल एड्स के टाइम देख लेंगे। तो आज हम लोग क्लोज करते हैं यहीं पे, ठीक है? कल से बैकिंग सर वगैरह वो स्टार्ट टोटल कर। दोनों हाँ क्या बोल रहे हो? कौन क्या बोल रहा है? सैटरडे को लोग भी आज कम आए हुए हैं। एक सेकंड, तो दोनों का मिला के ना, तो वो अलग नहीं कर पा रहा है। वो गूगल एड्स में कन्वर्जन ट्रैक हो रहे हैं कि नहीं, वहां दिखा रहे हैं। तो फिर एक बार फिर से डी लिंक करके कनेक्ट करके देखो गूगल एड्स को। GA4 जुड़ा हुआ है इनके, GA4, और GA4 में दिखा रहा है, तो GA4 में भी नहीं दिखा रहा, कन्वर्जन वो नहीं हुआ। देख लेंगे एक बार क्या इशू है, मतलब ये इशू ही है, मतलब कुछ एरर ही है। चलो ठीक है एवरीवन, क्लोज करते हैं आज हम लोग। ओके थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट।